अस्सलाम वालेकुम जनाब। सामने वाले हाजरीन से साथ साथ गुफ्तगू चल रही थी। ऑनलाइन वाले हजरात से एक सवाल है, क्या आवाज, कैमरा और स्क्रीन तीनों चीजें आप लोगों को क्लियर है? बेहतरीन हो गया जी। ऑनलाइन वाले मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। मैनेजमेंट ने मुझे पैगाम दे दिया था कि जी पहले 3 दिन आपकी क्लास है, लेकिन वो पैगाम उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे दिया था। तो व्हाट्सएप पे तो तकरीबन 7,000 अनरीड चैट्स हैं, तो उन्हें लगा कि शायद जो है ना अब्दी साहब तक बात पहुंच गई होगी। और बाकी मैं क्लासों में था, तो उन्होंने कहा इनको क्लासों में तंग नहीं करते। तो हमारा ये था कि पहले 3 दिन और आखिरी 3 दिन का डिसीजन पेंडिंग था कि हम अकाउंटिंग न्यूमेरिकल वाली साइड पहले रखें या थ्योरी वाली साइड। तो पहले जो आप पढ़ेंगे आपको उसमें मजा आना शुरू हो जाएगा। तो फिर जो है वो मैंने एक फरमाइश की हुई थी, मुझे अगर पहले 3 दिन मिल जाएं तो मैं जरा ज्यादा मजेदार तरीके से वो लेके चलूं, क्योंकि आगे ना कभी कभी स्मॉग वाला चक्कर आ जाता है। तो उसमें एकदम से गवर्नमेंट जज्बाती होकर कह देती है फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ। अब मेरी सारी क्लासेस हैं दूसरे वाले मोड में, खड़े होके चलते फिरते कैमरे वाले। जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है कि हम फिर जुम्मे को बैठते हैं, अपनी सारी वीडियोस पकड़ पकड़ के एडिट कर करके और उसको इस तरह से सेटिंग बना के लोगों को अवेलेबल करके देते हैं। तो उसमें फिर मेरी एक क्लास ऐसी होनी थी जो 2 दिन इस मोड पे होती और बाकी सारों को दूसरी तरह से एडिट करना होता। तो फिर जवाब साहब से मैंने ये कहा कि अगर पहले 3 दिन मेरी क्लास हो जाएगी तो मैं उसको ज्यादा बेहतर तरीके से लेके चल सकूंगा। यानी कि जो प्रॉब्लम आएगी वो आखिरी 3 दिन में आएगी। आखिरी 3 दिन में जवाब साहब तो अपने वो इसी एक पैटर्न पे चल रहे होंगे, तो उसी के साथ वो आखिरी क्लास भी करा देंगे। तो मेरा पैटर्न जो है ना, तो वो फिर काफी ज्यादा इख्तलाफ राय हमारा रहा कि क्या होना चाहिए, पहले 3 दिन आखिरी 3 दिन। तो कल शाम तक जो है मैं बड़ा कन्विंस था कि पहले 3 दिन मेरी क्लास होनी चाहिए। जवाब साहब कहते हैं कि अगर आप आखिरी थर्सडे फ्राइडे पे शिफ्ट कर लें, सैटरडे उन दिनों में हम टेस्ट डाल दें जब गवर्नमेंट की तरफ से वो हो। तो सुबह जवाब साहब जो है वो कन्विंस थे कि आब्दी साहब का आइडिया मजेदार था। तो अब हम इस पे शिफ्ट हो गए हैं। तो अब ताहुक्म सानी पहले 3 दिन जो है वो मेरी क्लास है और आखिरी 3 दिन जो है वो फाइनेंस वाली क्लास है। तो इसका मतलब है पहले 3 दिन आपके रिलैक्स हैं और आखिरी 3 दिन आपके जो है ना जरा भरे हुए हैं सवालों के साथ लिख के। तो पहले 3 दिन में हम बिजनेस पढ़ रहे होंगे। एक भाई ने कहा आप नजर नहीं आ रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैमरा आउट हुआ वो? एक दफा देख लीजिएगा, अगर इधर क्लियर है तो फिर मैं बाकी हाजरीन से भी पूछ लेता हूँ। क्लियर है जी। एक दफा बस ऑनलाइन वाले एक फाइनल आपसे फीडबैक लेना है। आवाज, स्क्रीन, कैमरा, अगर तीनों चीजें क्लियर है तो यस लिख दें। कोई चीज मिसिंग है तो बता दीजिए। सब क्लियर है? अब्दुल्ला भाई आप एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें, या आप अपने पास ऑप्शंस देखें तो शायद उससे आपको कैमरा विजिबल हो जाए, क्योंकि सबको नजर आ रहा है। डन हो, शुरू करें जी पेपर को। वाह, कमेंट्स भी आ रहे हैं। क्या है ये पेपर? मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। लग क्या रहा है मैनेजेरियल मतलब? को मैनेजमेंट वगैरह की बातें हो रही हैं, और फाइनेंशियल को रुपए पैसों वाली बातें हो रही हैं। तो पैसे वाली बातें तो FR1 FR2 में भी करते आ रहे हैं, इसमें कौन सी रुपए पैसे वाली बात है? प्रोजेक्शंस, पोजीशन, प्लानिंग। अकाउंटिंग और फाइनेंस में थोड़ा फर्क है। अकाउंटिंग इज रिपोर्टिंग, जो हुआ है वो बताना है। फाइनेंस इज प्लानिंग, इदारे के पास आज पैसे पड़े हैं या नहीं पड़े, ये फाइनेंस वाले ने प्लान करना है। हमें 3 साल बाद बड़े प्रोजेक्ट के लिए आज कितना पैसा चाहिए होगा, फाइनेंस वाले ने प्लान करना है। कैश कब शॉर्ट है, सैलरियां कब देंगे, क्रेडिटर के पैसे जल्दी रोक लेंगे तो क्या होगा, डेटर से रिकवर कर लेंगे तो क्या होगा। ये जो आपकी फाइनेंस यानी कि रोकड़ा पैसा, जो पैसे की प्लानिंग और जो बजटिंग है, ये आता है फाइनेंस के अंदर। एंड अकाउंटिंग इज के दुनिया को अकाउंट्स में हम अपने बारे में बताएं कि हमने क्या किया। तो टेक्निकली ये पेपर इंटरनल है, ये दुनिया के लिए नहीं है। ये हमारे लिए, हम अपने इदारे को कैसे इंप्रूव करें, हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे बेहतर करें, मैनेजरियल प्लानिंग कैसे बेहतर करें। सन 2021 में एक नई स्कीम आई थी और आईकेएफ ने कहा था इस नई स्कीम का मकसद है लोगों को जिद्दत के तकाजों से हमकिनार करना और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस काबिल करना कि वो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सके।
और उस स्कीम में वाहिद दो चेंजेस जो लेके आया आई कैप, एक ये कि उन्होंने बीलो सीलो का जो कंबाइंड पेपर था उसके टुकड़े करके दो अलग अलग पेपर बना दिए, और दूसरी चेंज ये थी कि बिजनेस का पेपर जो बीएमबीएस होता था उसे खत्म करके इसमें बिजनेस और फाइनेंस को जोड़ के पेपर बना दिया। इसका जो बिजनेस पोर्शन है वो थोड़ा सा बीएमबीएस कैफ वाला और थोड़ा सा सीए फाइनल वाला एसपीएम, उन दो पेपर से मिलके बना है। जो फाइनेंस है वो सारा का सारा आया है सीए फाइनल के बीएफडी टॉपिक्स के, जो बेसिक लेवल के टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे डाल दिए। पुराने जमाने में एक बड़ा भारी कॉस्ट अकाउंटिंग होता था जिसमें बजटिंग भी होता था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी होता था, कुछ चीजें वहां से ले आए। तो ये एक हाइब्रिड पेपर है। इस पेपर का मतलब ये है कि एक बंदा सीए करने से पहले पहले या सीए फाइनल फर्म में जाने से पहले पहले उसकी जो मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज हैं उसको हम लोगों ने इंप्रूव करना है। मैनेजेरियल कैपेबिलिटी, ये सारे पेपर ना हमें नौकर बनाते हैं। जितने भी पेपर है, अकाउंटिंग कर लो तो आपको अकाउंटिंग करनी आ जाएगी, आप बीलो पढ़ लो तो आपको लॉस की समझ आ जाएगी। जिस पेपर ने आपको मैनेजर बनाना है वो ये वाला पेपर है। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो सिर्फ नौकरी करने वाला इंसान नहीं है, ये सेठ का राइट हैंड है। भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में और एक एमकॉम में क्या फर्क है? अगर डेबिट क्रेडिट उस एमकॉम को भी आता है और आपको भी आता है तो आपने क्या वैल्यू ऐड करनी है? आप क्यों 2 लाख रुपए लेंगे और वो क्यों 60,000 रुपए लेगा? आप ऐसा क्या करके देंगे? तो ये पेपर बीच में डालने का मकसद था कि जो कैफ के वो लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ पेपर पास करने की नीयत से दे रहे हैं, उनके पास एक ऐसा पेपर हो जहां उनका दिमाग खुले, उन्हें समझ आए ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उन्हें समझ आए ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस क्या होते हैं, बाहर की दुनिया क्या होती है, अंदर की दुनिया क्या है, हम अपने सिस्टम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम कंपेटिटर से कैसे लड़ सकते हैं, और हम कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके एक अच्छे इदारे की तरफ जा सकते हैं। तो दिस पेपर इज मेनली अबाउट प्लानिंग। एक इदारे में एक मैनेजर ने बैठ के जिन चीजों को, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ के देख रहा होता है कि इस महीने हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे हैं या नहीं है, और नहीं है तो हमें बैंक से कितना लोन लेना पड़ेगा, और कौन से बैंक से लोन लेना पड़ेगा, और कौन सी शर्तों पे लोन लेना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो बुरी वाली कैलकुलेशन है वो इसमें आ जाती है, इंटरेस्ट वाली। अब हमारे ऊपर हम बाउंड होते हैं कि हम आपको कम से कम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैलकुलेशंस बताएं कि दुनिया में कैलकुलेशंस ऐसे होती हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि जी कुछ ऐसी कौमें हैं, कुछ ऐसे मजहब हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, ये कहने का ये मतलब नहीं कि हमने कोई शिर्क कर दिया, हम आपको तालीम दे रहे हैं कि देयर आर सर्टेन थिंग्स। तो इसी तरह से यहाँ पे फिर आपको बताया जाता है कि जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो यूं की जाती है, लेकिन हम आपको मोटिवेट नहीं कर रहे कि आपने जाके खासतौर पे वो डिपार्टमेंट ढूंढना है जिसके अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और उसके मुताबिक आप चलें। और शुक्र है मेरा पोर्शन तो काफी ज्यादा साफ है, थ्योरी के अंदर जो है ना फिर भी जरा मैं काफी हद तक सेफ रहूंगा। न्यूमेरिक पोर्शन में जो है वो जवाब साहब डिफरेंट कैविएट्स, डिस्क्लेमर्स दे के आपको बताएंगे कि जो बता रहे हैं वो पेपर पास करने के लिए बता रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे कि आप कह रहे हैं वाह बस ठीक है मैं पढ़ लिया, अब मैं ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा कि बैंकों के सूद को मैं ऐसे गोल गोल घुमाऊंगा कि पता लग जाए। तो इस पेपर के साथ सबसे पहले जो है ना वो मसला ये होता है कि लोग फौरन से फतवा लगा देते हैं कि ये पेपर तो हमें काफिर बना देगा। काफिरों के तो हाँ इतने सूद की कैलकुलेशन ही नहीं है, ये पेपर तो हमें मुसलमान बनाएगा क्योंकि हमारे मुल्क में ही सारी कैलकुलेशन है, उनके यहाँ तो ज्यादातर मुल्कों में जीरो पे चला गया इंटरेस्ट रेट। तो खैर मतलब ये एक गलत डिस्कशन हो जाएगी, ये डिस्कशन मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है, इसके हमारे पास अलग एक्सपर्ट है। मैं बात करूंगा मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस की। ऑर्गेनाइजेशंस में आपको पता है ज्यादा सैलरी कौन लेता है? सीईओ, सीएफओ, ये ऊपर के लोग कुछ भी नहीं करते यार, ये वाकई कुछ भी नहीं करते, पैसे सबसे ज्यादा इनको मिलते हैं। अच्छा, एक फैक्ट्री में सबसे ज्यादा काम कौन करता होगा? वर्कर, मजदूर। तो ठीक है उनने का माइक लगा लें, तो तनख्वाह देता होगा ओवरऑल इंचार्ज, क्या वो मजदूरी कर रहा है? सबके साथ बैठा हुआ है, तनख्वाह सबसे ज्यादा वो ले रहा है, क्यों? वो मैनेज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मैनेज करने वाला हमेशा काम करने वाले से ऊपर होता है। ये लगा तो लिया है। हाँ जी, क्या इस माइक ने हमारी जिंदगी में कोई बेहतरी लाई? नहीं। दो कौमी नजरिया, कहाँ है इंतजामिया? और थ्योरी वालों को भी थोड़ी सी इज्जत दे दे। क्या माइक से आवाज आ रही थी?
क्या स्पीकर से आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा स्पीकर चलाने से बेहतर हम पंखा बंद कर देते हैं, आपकी आवाज पहुंच जाएगी। क्या आवाज पहुंच रही है? ठीक है, चलिए अभी हम मैं आपको जो दुख बता रहा था वो ये था कि जो वर्कर है वो लेता है कम पैसे और जो मैनेजर है वो लेता है ज्यादा पैसे। मैं एक एक सिचुएशन आपके सामने क्रिएट करता हूं, आपको इस पेपर की वर्थ समझ आ जाएगी। और अब तो हमारे पास बहुत टाइम है, मतलब 2-2 घंटे मैं लुट मचा देंगे, आग लगा देंगे। काम करते हैं ना, मैं एक नई स्क्रीन डालते हैं। आपको एक दफा जरा मैनेजर की वर्थ बताता हूँ, फिर आपका दिल करेगा मैनेजर बनने का। फिर आप बाकियों को देख के कहेंगे क्या छोटे छोटे पेपर पढ़ते रहते हो, अकाउंटिंग, लॉ, ऑडिट। नहीं जी, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा क्लास में बैठ के स्लाइडें सीधी हो रही हैं, लेकिन भाईजान ये एक इमरजेंसी में अचानक से जो है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में है 500 ब्रांचेस। फर्ज करें जो नीचे गंदी गंदी सी लाइनें हैं ना, ये ब्रांचेस है, 500 ब्रांचेस। बाटा की बात करते हैं, बाटा है, बाटा में 500 ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच पे 8-10 लोग होंगे। ये 8-10 लोग काम कर रहे हैं और एक बंदा सुकून से बैठा हुआ होता है एक अच्छी वाली कुर्सी पे। वो कौन होता है भला? वो मैनेजर होता है। भाई बाटा को ओनर है यहाँ पे, हेड यहाँ पे बैठा हुआ है। 500 ब्रांचों में 5000 जो स्टाफ काम कर रहा है, क्या ओनर आके उन्हें डायरेक्टली बता सकता है काम कैसे करना है? क्या ओनर उनसे मिल सकता है? उनसे नहीं मिल सकता। तो ओनर हर ब्रांच के 8-10 लोगों को काम करवाने के लिए उस ब्रांच के ऊपर कौन बिठाएगा? मैनेजर। इस मैनेजर में क्या सलाहियतें जरूरी हैं? इसे काम कराना आता हो? क्या इसको अकाउंटिंग आनी चाहिए? क्या इसको लॉस का पता हो बहुत ज्यादा? मोटा मोटा पता हो कि क्या होते हैं और कौन सा लॉ तोड़ने से क्या होता है, लेकिन क्या इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स में ऑफर की एक्सेप्शंस पता होनी चाहिए? नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल करते हुए अगर लॉस की परसेंटेज दी हुई है 30 और स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 80% और वर्क इन प्रोसेस 25% पे खड़ा हुआ है, तो क्या होगा? कैसे होना चाहिए इस सब में? नहीं। इसको ओवरऑल माहिर होना चाहिए, इसको एक ओवरऑल अच्छा मैनेजर होना चाहिए। अच्छा इस ब्रांच में जरा सोच के बताते हैं, इतने सारे वर्कर काम कर रहे हैं, तनख्वाह सबसे ज्यादा कौन लेगा? ब्रांच मैनेजर। तो 500 ब्रांच मैनेजर्स होंगे 5000 लोगों के ऊपर, ऐसे ही है। 5000 लोगों के ऊपर 500 लोग हैं मैनेजर। ओनर फिर इन 500 लोगों से डेली मिलता होगा। ये 500 तो 500 शहर होंगे। ओनर अगर हर दिन भी अपनी किसी एक ब्रांच पे चक्कर लगाए तो ओनर को 1.5 से ज्यादा साल चाहिए अपनी सारी ब्रांचों में एक दफा चक्कर लगाने के लिए, और तब तक वो 100 और ब्रांचें खोल चुका होगा। तो ओनर तो नहीं मिलेगा इन 500 लोगों से। इन 500 लोगों ने 5000 लोगों को कंट्रोल करना है, ये 500 लोग कैसे कंट्रोल होंगे? इसके ऊपर भी मैनेजर्स होंगे। हर 10 मैनेजर्स के ऊपर एक एरिया मैनेजर होगा जिसके पास उस एरिया की 10 ब्रांचेस होंगी। उन्होंने तो ब्रांच भी नहीं चलानी, उन 50 लोगों ने। उस एक बंदे ने 10 लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी है, तुम्हारी ब्रांच कैसे चल रही है, मीटिंगें करनी है और उन्हें बताना है तुम्हारी ब्रांच बेहतर कैसे चल सकती है। हर महीने उनसे टारगेट सेट करने हैं, उन्हें टारगेट देने हैं, फिर उनको कहना है क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, मैं बड़ों तक तुम्हारी बात पहुंचाऊं, क्यों हमारी ब्रांच तुम्हारी ब्रांच मसले में है। तो 500 लोगों को हेड कर रहे हैं 50 लोग, ये 50 हैं एरिया मैनेजर। ये 50 मिलते होंगे बॉस से। इससे ऊपर शायद आपने जोन के मैनेजर डिफाइन किए हुए हो, शायद आप कहें पंजाब ए, पंजाब बी, सिंध ए, सिंध बी। तो शायद ये 50 लोगों के ऊपर आपने 10
मैनेजर्स बनाए हुए हों जो प्रोविंशियल लेवल पे हों, हर सूबे के आपने 2-2 नाम दिए हुए हों और आधे सूबे की ब्रांचेस एक बंदे के पास और आधे की, तो इन 10 लोगों ने 50 लोगों को देखना है। इसका मतलब है एक बंदे का पूरी जिंदगी पूरे दिन काम ये है कि उसने 5 लोगों से पूछना है कि तुम्हारे अंडर काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। कमरा इसके पास उनसे भी बड़ा होगा, एसी उससे भी ज्यादा ठंडा होगा, पैसे उससे भी ज्यादा होंगे, अय्याशी उससे भी ज्यादा होगी, लेकिन जिम्मेदारी होगी एक बंदे के ऊपर 50 ब्रांचों की। किसी भी ब्रांच में कुछ भी गड़बड़ होगी तो इसकी इंतजामिया खराब मानी जाएगी। जिम्मेदारी है, काम नहीं है। और चूंकि जिम्मेदारी है तो नीचे वालों से काम टिका के लेगा ये 10 लोग ओनर से मिलते हैं। ये 10 लोग तो 5 सूबों में बिखरे हुए हैं, तो शायद आधे पाकिस्तान का एक मैनेजर और आधे पाकिस्तान का एक और मैनेजर, शायद ये 2 लोग ओनर के साथ वाले 2 कमरों में होते हैं। और ओनर दोपहर खाने के बाद इनसे कहे यार बताओ क्या परफॉर्मेंस है इस वक्त, क्या चल रहा है। वो कहें सर वो नॉर्थ वाले एरिया में ना उस ब्रांच की प्रोडक्शन का मसला आ रहा है, वो वाली ब्रांच की मार्केटिंग गलत तरीके से हुई हुई है, वो वाली ब्रांच के पास सप्लाई कम है, वहां पे लोग ज्यादा है, वहां पे बंदे ज्यादा करने की जरूरत है। ओनर ने इन 2 से मिलना है, तो इन 2 को सैलरियां भी तगड़ी देगा। उसे लगता है ये 2 मेरा इदारा चला रहे हैं, इदारा चला रहा है 5000 वर्कर। ये तो बाटा है, बाटा में वर्कर पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, लेकिन उन्हीं ब्रांचेस में अकाउंटेंट भी तो होंगे, अकाउंटेंट तो पढ़े लिखे होंगे। तो उन पढ़े लिखे अकाउंटेंट को रेगुलेट करेगा एक ऐसा शख्स जिसकी मैनेजमेंट स्किल अच्छी है। शायद ये जो ओनर के नीचे 2 बंदे हैं ना, एक उसका कजन हो और एक शायद 12वीं पास लेकिन इंतजामी मामलात बड़े अच्छे आते हो उसे। तो पढ़ाई चली गई नीचे और स्किल आ गई ऊपर। तो जिसको इदारा चलाना आता है वो ज्यादा कामयाब है, और जिसको इदारे के अंदर रिकॉर्डिंग करनी आती है वो नीचे है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट शुरू में वर्कर होता है, बेसिक लेवल पे जाता है। बेसिक लेवल से मुराद है अगर वो फाइनलिस्ट है उसने जॉब शुरू कर दी तो नीचे के लेवल पे, लेकिन नॉर्मली ये थोड़ा सा सीनियर लेवल पे एज मैनेजरियल कैपेसिटी में जाता है। इसके नीचे टीम होती है, नीचे वालों ने काम करना होता है। आपको अकाउंटिंग इसलिए आती है कि आप उनको देख सकेंगे वो गलत तो नहीं कर रहे। अगर आपके अंदर ये मैनेजरियल स्किल नहीं है ना तो आप वहीं पे रुके रहेंगे, आप ये इन 500 मैनेजर्स में रहेंगे, आप ऊपर के 50 में नहीं जा सकते। क्योंकि 500 से 50 तक जाने के लिए आपको एफसीए बनना जरूरी नहीं है, अकाउंटिंग में पीएचडी करना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? मैनेजमेंट आनी चाहिए आपको। तो मैनेजमेंट बड़ी कोर स्किल है। मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ जब नई स्कीम में बीएमबीएस खत्म किया, मैं बड़ा तड़पा कि आप बिजनेस का पेपर कैसे गायब कर सकते हैं। हम अपने लोगों को नौकर नहीं बना रहे, हमने इनको बिजनेस चलाने वाला बनाना है। आप लोग कल को अपना बिजनेस करें या किसी और के बिजनेस में वैल्यू ऐड करें, ये पेपर बहुत जबरदस्त हेल्प करता है। फाइनेंस वाली साइड चूंकि आप अकाउंटिंग के आती हैं तो सर लॉजिक देंगे, आप लॉजिक सुन लेंगे, लेकिन एंड पे आप लोगों को ये आता होगा कि सर मुझे सवाल करना आता है। मैनेजेरियल में वो काम नहीं करना हमने। मैनेजेरियल वाली साइड का अल्लाह का शुक्र एमएफए का बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है हमारा। मेरी जो कम से कम आउटकम मैं मानता हूं ना इस क्लास की, वो ये है कि क्लास में बैठे हुए हर बंदे को बिजनेस की सेंस डेवलप हो जाए। इस क्लास का सबसे छोटा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका पेपर पास हो जाए, ये सबसे छोटा ऑब्जेक्टिव है। इस क्लास में मैंने अपने इन सारे देसी बच्चों को ना बिजनेस सोच रख के फर्म में भेजना है। जब आप फर्म में जाएं तो आप देखें कारोबार होता कैसे है, फिर समझें उनके थ्रेट क्या है, फिर देखें वो लोग कर क्या रहे हैं, कहाँ मैनेजर हायर कर रहे हैं, कहाँ वर्कर हायर कर रहे हैं, कहाँ पैसे शॉर्ट होते हैं तो क्या करते हैं। जब आप इतने सारे बिजनेस को बिजनेस माइंड से देखेंगे तो आर्टिकल्स के बाद अपना काम करेंगे या किसी के काम में मैनेजर बन के जाएंगे तो आप गेम बहुत ऊपर उठा देंगे। तो इस पेपर को रट्टे की नियत से नहीं पढ़ना। बहुत छोटा पेपर है, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इसका स्कोप नहीं है। आईकेप का फोकस गिनती के 3 चैप्टर्स के ऊपर है। 9 चैप्टर्स हैं इस एरिया में, 3 चैप्टर्स के ऊपर आईकेप का मेन फोकस है। थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड करूं तो 4 चैप्टर्स में 95% सवाल आ रहे हैं 9 में से, जो ज्यादा जरूरी है। बाकी इन्होंने धक्के से बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर बना दिए हैं। तो थोड़ा सिलेबस को देखते हैं, लेकिन क्या ये बात समझ आई है कि मैनेजमेंट इज द स्किल जो आपको यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां लेके जाएगी। इस दौरान आप सिर्फ इजाफी ये कर रहे हैं कि आपको ज्यादा लोगों को मैनेज करना आता है। आपने साबित किया अपने सुपर वालों को कि आपने वो ब्रांचों का लोड नहीं पड़ने दिया। भाई ओनर जो सर पे बैठा हुआ है, ये एक मैनेजर को क्यों पैसे देगा?
भाई वर्कर ले रहा होगा वहां पे 25,000 रुपए तनख्वाह, 30,000 रुपए तनख्वाह, मैनेजर लेगा 80,000 रुपए तनख्वाह। क्यों दे रहा है 80,000? हाँ जी, वो मैनेज कर रहा है दूसरा बंदा। भाई एक ओनर बैठा वो अपने सुकून से, एक बंदा उसे आके कहे भाईजान क्लूर कोड में आपकी ब्रांच नहीं है, मैं क्लूर कोड में बंदा हायर करूंगा, मैं उनकी तनख्वाहें सेट करूंगा, आप बताएं आपके यहाँ कितनी तनख्वाहें चलती हैं, मैं वहां आप लोगों का माल मंगवा के वहां बेचूंगा और मैं उस ब्रांच से आपको 3 लाख प्रॉफिट महीने का निकाल के दूंगा, मेरे में ये सलाहियतें हैं। ओनर का करो शुरू क्लूर कोड में ब्रांच। ओनर का क्या लगा? नाम, पैसा। और उस बंदे ने जाके वहां अपनी मेहनत से, अपनी जोश से, अपनी 80,000 रुपए के लालच में वो सारा काम उसे करके दिया। तो ओनर को अपनी 501वीं ब्रांच अगर बैठे बिठाए 2 लाख रुपए नफा देना शुरू कर दे, क्या बुरा है? एक बंदा ओनर के पास आके कहे मुझे बड़ी कमाल अकाउंटिंग आती है, आप कभी भी कोई ब्रांच शुरू करें तो मुझे अकाउंटेंट रख लीजिएगा। कहेगा अच्छा ठीक है, सीवी जमा करा दो, देखेंगे। तो वर्कर की वर्थ नहीं है, वर्कर छोटे लेवल पे है, वर्थ है मैनेजर की। जब आप कहेंगे कि जी, मैं बॉस को कहेंगे मैं आपका काम इजी कर दूंगा, कितना मजा है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट एक जगह और एक चीज निजाम चल रही है, आपको समझ आ गया, आपने हर चीज वो कर ली, आप ओनर से कहें सर जी आप एवं सुबह सुबह उठ के आ जाते हैं आराम से, आप रात मूवी शूवी देख के बेगम के साथ सुकून से टाइम स्पेंड करें, फिल्म देखें, सुबह तसल्ली से उठें, नाश्ता करें अपने घर वालों के साथ बैठ के, रिलैक्स होके दोस्तों से मिलते हुए दोपहर 2 बजे आ जाएं, मैं सारे मामला देख रहूंगा, परेशान क्यों होता है? ओनर कहेगा यार और क्या चाहिए, पैसे उतने ही कमाता रहूं, मेहनत भी कम से कम करूं, तो मजे नहीं लग जाएंगे? भाई मुझे कोई कहते आदिल साहब आपकी एक तीसरी ब्रांच मैं सारी चला दूंगा, बस आपको मैं लाख रुपए पे पैसे इजाफी दे दूंगा, मैं कहूंगा ठीक है तुम चलाओ, तुम करोड़ों की गेम ऊपर नीचे करो, मुझे लाख रुपया दे रहे हो मुझे बहुत है, क्योंकि मुझे तो इधर से लाख भी नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा आके ये कहता है कि मेरे में वो स्किल है कि मैं वो काम करूंगा जो तुम्हारे करने वाला है, तो ओनर को अपने रेप्लिकेट्स नजर आते हैं, ओनर को अपनी कॉपीज नजर आती हैं। ओनर कहता है जो मैंने मेहनत करनी थी एक ब्रांच को चलाने के लिए वो ये करेगा, तो मैं इसको 80,000 दूंगा, वर्कर्स को 25,000 दूंगा, इसको 80,000, वर्कर को 25,000 देने के बाद भी इनकी ब्रांच से 50,000 प्रॉफिट भी आ गया, तो मेरा गया तो कुछ नहीं। तो मैनेजर हमेशा वो स्किल है जो आपको ज्यादा तनख्वाह देती है और आपको ऊपर लेके जाती है। हमारी फील्ड के स्टूडेंट्स जब मार्केट में जाते हैं तो उन्हें बोलना नहीं आता, प्रेजेंट करना नहीं आता। दुबई में एक एसीसी आपके सर पे बैठा होता है, सारा काम आपसे करवाता है, क्रेडिट खुद लेता है, इंटरनेशनल अवार्ड्स लेता है, महंगी महंगी तनख्वाह लेता है, और आप जनाब गधों की तरह काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने एमएफए में मैनेजेरियल को बस रट्टा मार के पास किया होता है। ऐसे नहीं करना, कम से कम ये मैनेजमेंट की स्किल सीखनी है और उसके बाद जिंदगी भर तैयार रहना है। आप में और किसी और अकाउंटेंट में फर्क ये होना चाहिए कि आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्किल है। एक ये पीपी 2 नंबर मत किया करें। पीपी सही तरीके से करेंगे प्रेजेंटेशन वाला कोर्स तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जागेगा। अगर आप एक ऐसी जगह जाएं जिन्होंने आपसे 4-5 हज़ार रुपए ले लिए, 2 दिन आपको बुला के आपकी वीडियोस बना ली और कहा चलो 3 महीने बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो भी खुश आप भी खुश, उनका खर्चा नहीं लगा, आपकी जहमत नहीं लगी। लेकिन असल मकसद क्या था इस पेपर का? एक स्किल आए, वो स्किल नहीं आई। आपको सीए ज्यादा से ज्यादा ही नीचे के 5,000 या ऊपर के 500 तक ले जाएगा, इससे ऊपर सीए नहीं ले जा सकता। सीए में वो बात नहीं है, सीए क्वालिफिकेशन है जिसने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया, इससे ऊपर जाना है तो स्किल्स, आपको बिजनेस की सेंस हो, बिजनेस के इर्द गिर्द क्या होता है, बिजनेस के अंदर क्या होता है। तो मैनेजेरियल एनालिसिस इज ऑल अबाउट बिजनेस क्या है और मैंने इसको कैसे देखना है। फाइनेंशियल मैंने आपको बताया कि दैट इज अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग और वो सारी चीजें। चलें एक स्टेप आगे, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं ये फाइनेंशियल एनालिसिस हमारे पेपर का नाम है, और अगेन ये 2 टीचर पढ़ा रहे होंगे, पहले 3 दिन मेरी क्लास है तो मेरा नाम ऊपर लिखा हुआ है, वैसे छोटा नाम है तो डिजाइन में भी ऐसे ही आ रहा था, बाय छोटा पर उसके साथ। तो ये वाले भाई साहब जो ऊपर जिनका नाम नजर आ रहा है, ये मैनेजेरियल एनालिसिस आपको पढ़ा रहे होंगे, और ये साहब आपको फाइनेंशियल वाली साइड पढ़ा रहे होंगे। तो आप उधर जाएंगे तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, इधर होंगे तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा। इधर हम सोचने दिमाग इस्तेमाल करने पे ज्यादा टाइम लगाएंगे, उधर आप लिखने लिखाने पे ज्यादा टाइम इस्तेमाल करेंगे। अल्टीमेटली उनकी साइड पास करने के लिए वो प्रैक्टिस वो जरूरी है सवालों की, मेरी साइड पास करने के लिए दिमाग जरूरी है। क्योंकि अकाउंटिंग में दिमाग कहाँ चाहिए होता है, सवाल देखा
फॉर्मेट छाप दिए, स्टेप्स लिख दिए, चल गया काम। करते हैं दिमाग इस्तेमाल थोड़ा बहुत। हाँ नहीं नहीं सर, ऐसी क्या बात कर रहे हैं। पेपर में थ्योरी का सवाल समझना आना है, आप जवाब शुरू ही नहीं कर सकते। अकाउंटिंग का ना भी आए तो आधा तो बंदा कर देता है। ये जो आधा आप कर देते हैं ना, ये लॉजिक से नहीं कर रहे होते। ये जो आपने फॉर्मेट के रट्टे मारे हुए होते हैं ना, ये चीज लेफ्ट साइड पे लिखनी है, ये राइट पे लिखनी है, ये ऊपर लिखना है, ये नीचे ओवर ये अंडर एब्जॉर्ब निकालना है तो ऊपर लिख देंगे मार्जिनल वाला, नीचे लिख देंगे फलाना। ऐसे रट्टे मार मूर के आपने कुछ ना कुछ काम चला लिया होता है। तो बहरहाल मैनेजरियल वाली साइड पे ना ये नहीं है। अब आपके अंदर ना एक सोचने वाला इंसान बेदार करना है। ग्रिड की अगर हम बात करें तो पेपर को आईकेप 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। मैनेजरियल एनालिसिस को वो कहता है 30 से 40, फाइनेंशियल एनालिसिस रिस्क मैनेजमेंट 30 से 40 और 25 से 35 बजटिंग। तो टेक्निकली 30 से 40 ये, और जो फाइनेंस वाला पोर्शन है इसका मतलब है कि तकरीबन मेरा पोर्शन इज 1/3 या लेस देन 40%, और जो फाइनेंस वाला पोर्शन इज मोर देन 40%। तो आप कहेंगे सर फिर ये क्या बात हुई, 3 दिन आपकी क्लास 3 दिन उनकी क्लास। मेरी क्लास एक तो होगी सवा घंटे की औसतन, डिपेंड करता है। सवा घंटे कम से कम है, लेकिन मार्जिन है, टाइम हमारे पास 5 बजे तक होगा, आराम से खेलते जाएंगे। यानी कि जिस दिन टॉपिक खत्म हो गया तो कुछ जिद थोड़ी है, टॉपिक खत्म हो गया हम कहेंगे चलो जी वाइंड अप करते हैं आज। तो फिर क्या होगा, मैं एक मुनासिब टाइम पे आपको फ्री कर दूंगा, मैं फ्री कर दूंगा। जैसी जवाब साहब को खबर मिलेगी कि आब्दी साहब ने अपनी वाली साइड आजाद छोड़ दी है, तो फिर उन्हें नजर आएगा कि पहले 3 दिन में मौजूद है, फिर वो कुछ 4 से 5 दिन पे अपनी क्लासेस ला के, क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि मुझे उस सब्जेक्ट को टाइम देना है। हमने सेशन स्टार्ट होने से कुछ 1.5-2 महीने पहले एक फीडबैक भी करवाया पुराने एमएफए के बच्चों से कि अगर हम इस तरह से करें कि पहले 1.5 महीना सिर्फ मैनेजरियल शुरू करें, 6 के 6 दिन वो हो, फिर वो खत्म हो जाए रिजल्ट तक, और रिजल्ट के बाद फाइनेंस शुरू हो, तो ये कैसा लगता है। तो हमारा ख्याल था बच्चे बड़ा एक्साइटेड होंगे, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं जी, हमने जो है ना वो दोनों सब्जेक्ट साथ साथ पढ़ने 3-3 दिन। अब पता नहीं उसके पीछे क्या लॉजिक है, या वो चाहते हैं कि वो अकाउंटिंग से जुड़े रहें, या वो चाहते हैं कि कम से कम 3 दिन तो सुकून के मिले ना हमें। अब पता नहीं क्या हो सकता है। बहरहाल ये जी हमारा ओवरऑल, अगर मैं पेपर का एनालिसिस देखूं ना, तो पहली 4 अटेम्प्ट्स तक हमने ओवरऑल का एनालिसिस किया, लेकिन अब जब मैनेजरियल का एनालिसिस होगा तो वो 6 अटेम्प्ट्स का होगा। आज तक 6 अटेम्प्ट्स हुई हैं इस पेपर की। तो जस्ट आपको बताना है कि अभी तक चल क्या रहा है कि जो पहली अटेम्प्ट आई उसमें 3 नंबर के एमसीक्यूज और 32 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, यानी 35 नंबर पूछा मेरे पोर्शन से और 65 पूछा अगले पोर्शन से। उसके ये ग्रिड बनाई हुई है, इसमें एक स्टैट भी हुआ करता था एक चैप्टर, जो बाइक ने खत्म कर दिया, तो ये लाइन अब हमारे लिए रेलेवेंट नहीं रही। उससे अगली अटेम्प्ट आई 44 नंबर, उससे अगली अटेम्प्ट आई 32 नंबर, उससे अगली अटेम्प्ट आई 40 नंबर, और अगली जो 2 अटेम्प्ट हैं उसमें तकरीबन 35-36 पे कहानी रुक गई। इसका मतलब है आई कैप 35 से 40 के दरमियान खेल रहा है हमारे पोर्शन को लेके मैनेजरियल, और 60 से 65 नंबर के दरमियान फाइनेंस वाली साइड। तो एट एनी गिवन टाइम इस पे जितनी मर्जी आपकी अच्छी तैयारी हो, फाइनेंस पे एक अच्छी ग्रिप के बगैर ये पेपर पास नहीं हो सकता। मैनेजरियल के पोर्शन मजेदार है, टोटके मिलेंगे, कम टाइम में हो जाएगा, आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी, लेकिन फाइनेंस के बगैर ये अधूरा है। फाइनेंस में जाएंगे तो आपको नजर आएगा 2-3 मेन टॉपिक हैं, उसी के अंदर ही तकरीबन सारी गेम चल रही है। अगर मैं थोड़ा सा इसको एनालाइज करूं अपने पेपर को सामने रखे, ये इस वक्त अब मेरे पेपर के मेरी साइड के 9 चैप्टर्स मौजूद है। चैप्टर 1 से 5, फिर 6 अकेला बना हुआ है, और 7, 8, 9 सामने एनालिसिस है। 6 अटेम्प्ट हुई हैं अभी तक, पहली अटेम्प्ट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और मुझे क्लास शुरू होने से पहले जो 10 मिनट का मार्जिन मिला कि जिसमें मैं नॉर्मली अपनी स्लाइड वगैरह पिछले दिन तैयार करके लेके आया होता हूँ, लेकिन अचानक से आज एकदम से हमारा ये वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये हुआ कि भाई मैंने इसमें आना है, तो मैंने क्या किया, मैंने मैनुअली सामने लिख लिए हैं ऑटम 24 के, लेकिन मैं उसको खूबसूरत डिजाइन में शिफ्ट नहीं कर सका। कहेंगे तो मैं कल उसको खूबसूरत डिजाइन में शिफ्ट करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल खूबसूरती बहुत ज्यादा नहीं आ सकी। देखना ये है कि आईकेप का फोकस क्या है। ये आखिरी 3 चैप्टर देख रहे हैं, 7, 8, 9, 25 नंबर आउट ऑफ 32, 32 नंबर आउट ऑफ 40, 16 नंबर आउट ऑफ 34, 25 नंबर आउट ऑफ 36, 20 नंबर आउट ऑफ 36, 20 नंबर आउट ऑफ 32।
7 और 8 तो उन्हें तूफानी पसंद है, कभी दोनों से सवाल पूछते हैं, कभी एक से सवाल पूछ लें तो इतना पूछ लेते हैं कि उनका पेट भर जाता है। जैसे इस दफा उन्होंने 7 सेलेक्ट किया तो 14 नंबर का सवाल पूछ डाला, पिछली दफा 8 उनके हाथ चढ़ा था तो उसमें से 16 नंबर का सवाल पूछ लिया था। तो 7 और 8 तकरीबन तकरीबन आधे सवाल इन 2 चैप्टर्स में से आ रहे हैं। 9 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स में से मेन पेपर आ रहे हैं। यानी ये जब इन्होंने सिलेबस बनाया ना तो ये थोड़ी सी ग्रेड आउट हो गई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जब हमारे पास ये सामने आएगा तो 4 चैप्टर्स होंगे। एक्सटर्नल एनालिसिस, जैसे चैप्टर ये जो हमारा 7 है ना, ये एक्सटर्नल एनालिसिस भी कहलाता है। इंटरनल एनालिसिस, एथिक्स और पेस्टल। पेस्टल कहते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन सारे फैक्टर्स को। बट ये किताब इन्होंने जिसको बनाने के लिए दी थी उसने छोटे छोटे से 6 चैप्टर्स बना दिए। पहले 5 चैप्टर्स में वो पेस्टल एक एनालिसिस है, वो एक थ्योरी है जिसके 5 टुकड़े किए 5 चैप्टर्स में, और 7वें से आगे शुरू हो रहा था। तो मुझे लग रहा है जब इन्होंने किताब कंबाइन की तो इन्हें पता लगा कि चैप्टर 6 गायब है। तो अब चैप्टर 6 पता है क्या है? पहले 5 चैप्टरों के सवाल। तो चैप्टर 6 एग्जिस्ट ही नहीं करता। आईकेएफ की किताब में चैप्टर 6 खोलेंगे तो उसमें थ्योरी नहीं है, उसमें 4 सवाल है। और टाइटल क्या है? कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 to 5। तो 9 में से एक चैप्टर खत्म। इससे शॉर्टेस्ट तरीके से हम मतलब नहीं खत्म कर सकते सिलेबस। तो पहले दिन एक चैप्टर हमारा खत्म हो गया। चले, ये तो थोड़ा सा इजी हुआ है। अच्छा, इस चैप्टर में मैं क्लासिफाई क्या करूंगा? ऊपर वाले 5 चैप्टर का कंबाइंड सवाल आएगा तो वो इधर क्लासिफाई होगा। जैसे उसने 6 अटेम्प्ट्स में 2 दफा ऐसा किया कि कंबाइंड सवाल पूछ लिया। नॉर्मली वो चैप्टर से अलग पूछ रहा होता है। अच्छा, अगर इधर गौर से देखिए तो चैप्टर 4 इज द गेम। 16% पेपर वहां से आ रहा है औसतन। भाई 16% यहां से आ रहा है, इन 3 को जोड़ दें तो ये 61 है। 61 और 16 कितना होता है भला? 77। 77% ऑफ द पेपर 4 चैप्टर्स में से आ रहा है। अच्छा, लास्ट टाइम क्या हुआ? लास्ट टाइम इन्हीं 4 में से उसने ये देखे ना, ये 5 का 6 अगर हटा दें तो 6 नंबर, 14 नंबर और 26 नंबर आउट ऑफ 32 उसने इन 4 चैप्टर से पूछे। तो ये जो ऊपर वाले चैप्टर हैं ये क्या है? पॉलिटिक्स का बिजनेस से क्या ताल्लुक है? तो हमने देखना है बिजनेस ने पॉलिटिक्स को कैसे सोचना है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इकोनॉमिक्स को कैसे सोचना है, सोसाइटी को कैसे सोचना है। ये वो बातें हैं जिसपे एक एक दो दो सफे की डिस्कशन होनी चाहिए थी, इन्होंने पूरे पूरी किताब में चैप्टर डाल दिए और डाल के खुद भी बड़े मायूस हुए बैठे हैं। एक दफा यहां से 8 नंबर का सवाल पूछा है, उसके अलावा चैप्टर 1 को उन्होंने टच प्रॉपर नहीं किया। एमसीक्यू का एक आध नंबर तो काउंट नहीं होता। चैप्टर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन आया ही नहीं। चैप्टर 3 एक दफा 5 नंबर के लिए पूछ लिया। चैप्टर 5 इस दफा 6 नंबर के लिए पूछा। इसका मतलब है अगर मैं उन 5 चैप्टर्स को, उन 4 चैप्टर्स को चैप्टर 4 के अलावा देखूं तो तकरीबन हर चैप्टर सिर्फ 6 अटेम्प्ट्स में एक दफा टेस्ट हुआ। तो जब उनका मूड होता है कि हमने सब इकट्ठा टेस्ट करना है, वो एक कंबाइंड सवाल बना देते हैं। मैं अगर एग्जामिनर हूंगा तो मैं हमेशा पहले कोशिश करूंगा मैं कंपेटिटिव फोर्स का सवाल बनाऊं, इंटरनल का सवाल बनाऊं, एथिक्स का सवाल बनाऊं। फिर जब नंबर बच जाएंगे तो अगर वो थोड़े हुए तो मैं किसी अकेले चैप्टर का सवाल बना लूं, ज्यादा हुए तो मैं पेस्टल कंबाइंड बना लूं। और अगर थोड़े हुए तो फिर मैं जब ऊपर जाके उन 5 चैप्टर्स को देखूंगा तो मुझे हमेशा लगेगा कि चैप्टर 4 जो आईटी वाला है वो सबसे जरूरी चीज है। तो तकरीबन तकरीबन 80% ऑफ द पेपर हमारी साइड का, ये मैनेजरियल वाला, वो 4 चैप्टर्स के अंदर कैद है। बस उन्हीं 4 चैप्टर्स पे हमने टाइम जरा ज्यादा लगाना है। बाकी जब आएंगे तो हम थोड़ी सी रफ्तार अपनी तेज कर लेंगे इंशाल्लाह। क्या ये बात समझ आई? अगर इसी एनालिसिस को मैं एक डिफरेंट तरीके से देखूं तो ये आईकैप ने ये जो चैप्टर्स बताए हैं, चैप्टर 6 पे कांटा लगाया हुआ है। ये मैंने कांटा लगा दिया कि ये हमारे स्कोप से बाहर है। अब हमने 9 नहीं 8 चैप्टर करने हैं। लेकिन जवाब साहब अचानक से आएंगे, वो कहेंगे जी आपने कराने तो 9 थे, तो मेरे पास एक चैप्टर 12 है जो मेरे पोर्शन में थ्योरी वाला है। तो जब मेरी किताब आएगी तो उसमें 9 चैप्टर्स की थ्योरी होगी, मतलब 8 की होगी, 9 तो उसमें मतलब छठा नहीं है। और एक बोनस चैप्टर होगा जिसका नाम होगा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का एक न्यूमेरिकल चैप्टर बनाया हुआ है कि अपने फाइनेंस वाले पोर्शन में, एक थ्योरी वाला है। वो थ्योरी वाले को देख के जवाब साहब को लगता है कि ये उनका पोर्शन नहीं है, वो मेरा पोर्शन है।
मैं सिलेबस से कई दफा उन्हें साबित किया है कि भाईजान सिलेबस के हिसाब से ये आपकी साइड पे आता है। उन्होंने कहा लेकिन ये नजरियाती तौर पे चूंकि थ्योरी है और इसमें जो है ना वो कहानियां हैं, तो ये आपकी तरफ आता है। तो हम सेशन एंड पे देख लेते हैं, अगर टाइम मेरे पास बचे तो मैं कवर करा देता हूँ, उनके पास बचे तो वो कवर करा देते हैं। तो मैंने एहतियातन अपनी तरफ किताब में जरूर नोट्स में डाला हुआ है कि आपके पास नोट जरूर मौजूद हो। पिछली 3-4 अटेम्प्ट में एक दफा ऐसा हुआ कि उन्होंने कराया, मैं पोर्शन जल्दी खत्म कर लेता हूँ अपना, तो वो कहते हैं यार जिसने जल्दी खत्म कर लिया है तो चलो तुम 1-2 दिन और लगा के रहिए चैप्टर, वो 2 सफे का चैप्टर है बेचारा। तो यूं समझे कि वो धक्के से मेरे स्कोप में ऐड हो जाएगा, लेकिन एंड पे ऐड होगा। फिलहाल हम मानते हैं कि हमारे 9 में से एक चैप्टर खत्म हो गया। ये जो ऊपर के 4-5 चैप्टर्स हैं ये पेस्टल कहलाते हैं, ये एक्सटर्नल एनालिसिस होता है, इसको दिल पे नहीं लेना, बस पढ़ लेना है। और ये 7 और 8 है, इसको दिल पे लेना है, घोल के पी लेना है, मेहनत करनी है। फिर जो एथिकल पोर्शन है वहां आईकेप के कोड की बेसिक्स दी हुई होती थी, आईकेप ने वो भी खत्म कर दी है। इस चैप्टर में सिर्फ 2 मॉडल्स हैं एथिक्स के, और आईकेप तकरीबन अल्टरनेट बेस पे एक अटेम्प्ट में एक मॉडल, एक अटेम्प्ट में दूसरा मॉडल पूछ रहा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि एक मॉडल 2 दफा नहीं पूछ सकता। मुझे पता है आप लोग अब सियाने, आप कहेंगे अच्छा वो पिछली बार वो पूछा है तो इस दफा हम दूसरा वाला पढ़ेंगे। तो ये एक ओवरऑल वो है। अगर मैं इस मैप को डिफरेंट तरीके से कहूं तो हमारा सिलेबस 3 हिस्सों में डिवाइड है, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस और एथिक्स। एक बिजनेस ने हमेशा पहले देखना है बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, फिर देखना है उसके अपने क्या चल रहा है, और फिर उसने सारी चीजों को एथिकल तरीके से लेके चलना है। तो एथिक्स चैप्टर 9 में कवर होता है, इंटरनल एनालिसिस चैप्टर 8 में कवर होता है। एक्सटर्नल एनालिसिस में 2 चीजें देखनी होती हैं, आपने देखना होता है आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, और आपने देखना होता है आपके एनवायरमेंट में क्या हो रहा है। तो जो एनवायरमेंट में हो रहा है चैप्टर 1 से 5 तक है, और जो कंपेटिटर्स कर रहे हैं चैप्टर 7। तो कहानी शुरू यहाँ से होगी कि मार्केट किसे कहते हैं, कंपटीशन किसे कहते हैं, कंपेटिटर्स एक दूसरे को क्यों देखते हैं। अब जब बात कंपेटिटर्स की आएगी और मार्केट की आएगी और बिजनेस की आएगी, तो फिर आप लोग जिस एक वाहिद बिजनेस को देखा वो सीए का कॉलेज होता है। आपने अभी तो कमाते हुए बिजनेस नहीं देखे, तो आप लोग बैठ के फौरन से कैलकुलेटर चलाते हैं कि क्लास में इतने बच्चे थे, मल्टीप्लाई इतने से किया और फलाना। अच्छा, मल्टीप्लाई हमेशा लिस्ट प्राइस से करते हैं, अगले डिस्काउंट दे के किताबें दे के रुल गए होते हैं। आप जो है ना सारे बच्चों को हमेशा महंगे तरीन रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कहते हैं 2 रुपए की बिजली लग गई होगी, 4 रुपए का फलाना वो हो गया होगा। अगला सेशन में 1 करोड़ रुपया जो है वो बिजली की मद में लगा के बैठा हो। लेकिन तो वो आप लोगों ने चूंकि यही एक एनवायरनमेंट देखी होती है, तो आप इसको चूंकि बिजनेस मानते हैं, तो मैं अक्सर एग्जांपल्स में कॉलेज के टोन में आपको बताऊंगा कि देखिए रिसोर्सेज किसे कहते हैं। अब आप एक कॉलेज में बैठे हैं तो बताएं रिसोर्स क्या होता है, अच्छा कंपिटेंस किसे कहते हैं, अच्छा कंपेटिटर को कैसे देखें, कंपेटिटर की प्राइस को कैसे देखें, उसकी क्वालिटी को कैसे देखें। तो हम इसमें ज्यादातर यहाँ पे बात करते हुए बिजनेसेस की एग्जांपल्स दे रहे होंगे। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, मैनेजेरियल एनालिसिस में पेपर के हिसाब से हमारी क्या टिप्स हैं। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है पेपर में वो हमने बड़े ध्यान से पढ़नी है। कई दफा जवाब बहुत आसान होता है, लेकिन आपने सवाल ध्यान से नहीं पढ़ा होता तो आप गलत तरफ जाके जवाब दे देते हैं। टाइम को मैनेज करना है, ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी है, क्योंकि सिर्फ अकाउंटिंग नहीं है और सिर्फ थ्योरी नहीं है, दोनों है। आप थ्योरी करने बैठते हैं अकाउंटिंग हाथ से निकल जाती है, अकाउंटिंग वाली साइड करने बैठते हैं न्यूमेरिकल साइड थ्योरी निकल जाती है। एक कॉमन अप्रोच होती है, पहले वो सवाल करने चाहिए जो अच्छे आते हैं, बाद में वो करने चाहिए जो थोड़े हल्के आते हैं। सेम गोज, हो सकता है आप पेपर शुरू करें तो 2 मैनेजरियल के जो आपको बहुत अच्छे आते हैं वहां से शुरू करें, फिर 2 फाइनेंस के करें, फिर उसके बाद आप कोई भी मिक्सिंग कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि पहले पहला पार्ट सॉल्व करना है फिर दूसरा, आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो आज शायद ये बात हमें नहीं समझ आएगी, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, दोनों तरफ के डायनामिक समझ आएंगे, तो एक टाइम पे आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि मुझे पेपर में पहले न्यूमेरिकल करना है या थ्योरी, या कुछ न्यूमेरिकल करके थ्योरी पे आ जाऊं या कुछ थ्योरी करके न्यूमेरिकल पे आ जाऊं। तो ये इस वक्त हम इस इशू को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर एक चीज अंडरस्टैंड करेंगे, मैनेजेरियल पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, मैनेजेरियल पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता पता क्या, बच्चे कहते हैं फाइनेंस पोर्शन ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा उस ही को इस साइड पे आगे भी बनाना है। जब आपको अकाउंटिंग के साथ थ्योरी का पेपर मिले तो आप क्या करते हैं। अभी ऑडिट की क्लास में था, तो वहां पे मैं बच्चों से पूछा कि जी FR1 के कोई जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं। उन्होंने कहा सर IS 16 फलाना IS 36 था। मैंने कहा IS 16 के आपने कितने सवाल लिख के किए पास पेपर्स के, किसी ने कहा 40, किसी ने कहा 30, किसी ने 5-6 भी कह दिया, लेकिन ज्यादातर 20, 25, 30 के दरमियान थे।
फिर हमने कुछ और अंदाजा लगाया, तो एक अंदाजा लगाया कि 85 घंटे, थोड़ा वो अंदाजा लगा के बच्चों ने सिर्फ पास पेपर के सवाल लिख के किए अकाउंटिंग में। फिर मैंने कहा वहाँ एक बीलो भी सब्जेक्ट है, फिर मैंने बीलो का सबसे मुश्किल चैप्टर पूछा, वो चैप्टर 14 था। फिर मैंने पूछा उसके पास पेपर के कितने सवाल लिख के किए, तो क्लास में एक बच्चा था जिसने 5 सवाल किए थे, एक था जिसने 10 सवाल किए थे, बाकी 3 भी नहीं किए थे लोगों ने। अकाउंटिंग के आसान तरीन चैप्टर के भी इतने सवाल किए हुए थे। तो जब आपको अकाउंटिंग मिलती है तो आप धड़ाधड़ सवाल करना शुरू कर देते हैं, और थ्योरी मिलती है तो आप बस उसे पढ़ के सो जाते हैं। पेपर दोनों लिख के देने हैं। तो जब आपको एक ही पेपर में दोनों मसाले मिलेंगे, तो आप कौन से वाले लोग हैं जिनको अकाउंटिंग पसंद है? सवाल होता रहे, एंड पे पता लगे ना गलत हुआ, मजा तो बहुत आ रहा था ना, खेल तो चल रहा था, चल रहे हैं। तो थ्योरी ना शुरू में दुखी कर देती है। ठीक है जी। एक स्टूडेंट ने कहा मैंने रीजॉइन किया फिर भी नजर नहीं आ रहा। आप जरा अपने ऑप्शंस चेक कर लें, वहां पे ना कैमरे को शो करने का ऑप्शन आ रहा होगा, क्योंकि सबको क्लियरली नजर आ रहा है। अच्छा जी, और क्या करना है? शॉर्टकट्स या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज करनी है। यकीन माने आज मैं 3 ओरिएंटेशन में लिख के, मैंने लिखा हुआ था और मैं बोल के आ रहा हूँ शॉर्टकट नहीं लगाना, और इस पेपर में आके मैं क्या कह रहा हूँ, शॉर्टकट जरूर लगाना है। जब आपको पता है कि कुछ जगह ज्यादा पेपर कैद है, तो क्या जरूरत है इतनी एनर्जी लगाने की? पहली मैनेजेरियल पोर्शन बेचारा गरीब है, लोगों ने फाइनेंस की तरफ हमेशा सारा टाइम लगाना है, तो जब मैनेजेरियल में आए तो शॉर्टकट जरूर लगाएं, जरूर समझें कि यार ये 3-4 चैप्टर है, इनको तो मैं बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लूं। कम टाइम हो, शायद आप 3-4 चैप्टर छोड़ दें, मुझे दुख नहीं है, लेकिन वो 3-4 चैप्टर उन 4 के अलावा होने चाहिए जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। तो हो सकता है आप पेपर से 3 दिन पहले कहें सर मैं ना बस 3-4 चैप्टर तैयार किए हैं, बाकी नहीं देख सका। मैं कहूंगा भाई मेरी रिवीजन क्लास 1 घंटे की, सिर्फ एक दफा 1.5 पे करके सिर्फ सुन लो, इस काबिल हो जाओगे पेपर में देखी भी बात नजर आए तो कुछ ना कुछ लिख दो। तो यहाँ मैं आपको नहीं कहूंगा कि हर चैप्टर बाकी बड़ा जरूरी है और आपको पूरी कवरेज के साथ जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स 100% होने चाहिए। तैयारी में अगर टाइम आपको कम बचा फाइनेंस की वजह से और इधर आपको चूज करना पड़ा, तो आपको 4 और 7 से लेके 9, ये 4 चीजें आपने, ये मैं बार बार बताता रहूंगा, 4, 7, 8, 9। सिलेक्टिव स्टडी अवॉइड करनी है। आप कहेंगे ऊपर कह रहे हैं शॉर्टकट लगाओ, नीचे कह रहे हैं सिलेक्टिव स्टडी, इसमें नहीं सिलेक्टिव करनी। फिर ये जब आपने बाकियों में शॉर्टकट लगाया कि ये 4 असल हैं, तो फिर ये नहीं सोचना कि अच्छा वो वाला मॉडल पिछली दफा आया था तो इस दफा नहीं आएगा, इस दफा कोई और आएगा। इसमें सिलेक्टिव स्टडी नहीं, फिर जो करना है वो बहुत सुथरा वाला करना है। डन। सोचें क्लास शुरू में कितनी डिस्टरबेंस रही, इतनी देर से शुरू हुई, हमने पूरा समझा मैनेजमेंट क्या है, फिर समझा ये पेपर क्या है, फिर नई स्कीम में इसका मकाम क्या है, इतनी सारी बातें कर रहे हैं। 1 घंटा अब जाके पूरा हुआ है क्लास के स्टार्टिंग टाइम से, जबकि वो जो असल वाला टाइम था 3 बजे वाला। तो कितना मजा आएगा, 2 घंटे तक हम जबरदस्त खेलते रहेंगे। अब चूंकि मेरे पास मार्जिन है और आप लोग भी अलर्ट बैठे हुए हैं, पढ़ने के मूड से आए हुए हैं, तो एक दफा यही बता दूं कि इस पेपर में सवाल कितनी तरह के आते हैं। ये लॉ की तरह का पेपर नहीं है कि वो कहें कि इस चीज का रट्टा, इस चीज का रट्टा, ये बता दो, वो बता दो, वो बता दो। और अगर वो पूछें भी तो आप 100% अपनी जबान में लिख सकते हैं। यहाँ पीछे कोई लॉ ही नहीं है, बैक एंड पे कोई सेक्शन नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कोई भी बच्चा खुद से जो मर्जी लिख दे, अगर वो सही लिख रहा है तो आई के अपना मना नहीं करना। फिर इसमें आते हैं मॉडल्स। 10 मॉडल्स हैं हमारे सिलेबस में। ये मॉडल क्या होते हैं? मॉडल एक अप्रोच को कहते हैं। मैं इसको समझाने के लिए ना एक ब्लैक स्क्रीन पे आता हूँ। मॉडल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि एक स्टूडेंट को, मॉडल का नाम रखते हैं मॉडल AA, मॉडल आतिफ आब्दी। ठीक है जी। आतिफ आब्दी साहब ने एक मॉडल दिया, उन्होंने कहा हर बच्चे को 3 काम करने चाहिए। पहला काम, उसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग लिखा और उसके नीचे 3-4 नुस्खे बता दिए। फिर नंबर 2 मैंने कहा उसको राइटिंग करनी चाहिए और उसके नीचे नुस्खे बता दिए। और 3 में मैंने कहा उसे टेस्ट देना चाहिए। अब ये एक मॉडल है। अगर पूछा जाए आतिफ आब्दी साहब ने पढ़ने के बारे में क्या कहा, तो आप अपनी तरफ से नहीं बताएंगे, फिर ये बताएंगे। समझ रहे? और अगर वैसे पूछा जाए कि अच्छी पढ़ाई कैसे होती है, तो आप 10 लाइनें लिख दें।
तो एमएफए में अगर सवाल मॉडल का आएगा ना किसी, कि वो ट्रकर ने जो फलाना वाले मॉडल में एथिक्स बोले थे उसके मुताबिक जवाब चाहिए, तो फिर वो याद होना चाहिए। 10 टोटल मॉडल्स हैं पूरे सिलेबस में, तो शायद आपको पूरे मैनेजेरियल में 10 सफ़े 10 मॉडल्स याद करना। सवाल मॉडल का कैसे आ सकता है बताएं। आब्दी साहब ने जो राइटिंग की वो जो AA मॉडल में अप्रोच बताई थी, उसमें राइटिंग के ऊपर उन्होंने क्या इरशादात फरमाए थे? तो आपने राइटिंग लिखा और उसके नीचे की वो जो 4-5 लाइनें हैं वो लिख दी। ये है रटे वाला सवाल। लॉजिकल सवाल क्या आएगा? वो कहेंगे एक बच्चा क्लास बड़े शौक से पढ़ता था, टेस्ट वाले दिन भी आया हुआ होता था, बताओ वो बच्चा गलती क्या कर रहा है आब्दी साहब के AA मॉडल के मुताबिक। आप कहेंगे आब्दी साहब के AA मॉडल में 3 स्टेप है, इस बच्चे ने अंडरस्टैंडिंग वाला स्टेप किया, टेस्ट वाला स्टेप किया, लेकिन राइटिंग वाला मिस कर दिया। ये बच्चा अगर राइटिंग करना शुरू कर दे तो इसका पेपर बेहतर हो जाएगा। अब ये मॉडल का लॉजिकल सवाल था। तो तकरीबन 3 तरह के सवाल हैं। एक सवाल है मॉडल का रट्टे वाला सवाल, किसी भी मॉडल का कोई भी एलिमेंट आपसे कहेंगे बता दो। एक है किसी मॉडल का लॉजिकल सवाल, और एक आएगा कोई जनरल सवाल। फॉर एग्जांपल रिसेंट पेपर में उन्होंने आके कह दिया, अच्छा जी फलाना चीज बताओ, क्या ये टेक्नोलॉजी में कोई चेंज है या नहीं है, क्या ये नई चेंज है या पुरानी चेंज है? तो वो थोड़ा सा कुछ जगह कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसका कोई पैटर्न नहीं होता। तो मैं अगर देखूं कि सवाल कितनी तरह के हैं, तो मैं सवालों को 4-5 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। पहला सवाल इस तरह का आ सकता है, विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेन क्वेश्चन सिंपल रिक्वायरमेंट। सीधा सीधा सवाल, सीधी सीधी रिक्वायरमेंट। वो दिखने में तकरीबन कुछ ऐसा होगा, पढ़ा बेशक ना जा रहा हो, सिर्फ मकसद उसकी वो दिखाना है कि वो एक सीधी सी लाइन होगी या 2-3 लाइनों का एक छोटा सा सवाल होगा जो सीधा सीधा कह रहा होगा, जरा वो बता दो। ये मैंने इसी के पास पेपर के सवाल उठाए, इसी के सवाल उठाए। डिस्क्राइब ब्रीफली द सेलियंट फीचर ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। हम चैप्टर 4 में वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, उसने कहा बताओ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। अब ये मॉडल नहीं है, आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। तो एक इस तरह का सवाल होता है सीधा 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 सवाल, प्लेन क्वेश्चन सिंपल रिक्वायरमेंट। आपने क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है अपने नोट्स से जो आपने बनाए हुए हैं, आपने खुद से राइटअप किया हुआ है, छोटे छोटे नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आप रट्टे वाले स्टूडेंट है तो अपने नोट्स याद करके लिखिए, और अगर आप खुद से लिख सकते हैं तो जो जहन में नक्शा है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कागज पे 3-4 लाइन में बता दें। एक अहम सवाल, सर एमएफए में रट्टा लगाएं या ना लगाएं? जवाब ये है कि अगर आप वो बच्चे हैं जो रट्टा लगा के ही लिखता है तो जरूर लगाएं, लेकिन अगर आप खुद से लिख सकते हैं तो वो हमेशा एक अच्छी चीज है जो आपको सीए फाइनल तक काम आएगी। रट्टे की एक छोटी लाइफ है, छोटे पेपरों में चल जाता है, बड़े पेपरों में नहीं चलता। आप सीलो में रट्टा चला सकते हैं, ऑडिट में नहीं चला सकते। तो फाइनल में तो कॉर्पोरेट लॉ है, फाइनल में और बड़े पेपर है। तो अगर आप अभी से लॉजिक पे शिफ्ट होना शुरू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर? तो पहला सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेन क्वेश्चन है, सीधी सीधी रिक्वायरमेंट है, तो आपने आंसर किस तरह से करना है? जो आपके नोट्स में या जो आपने याद किया हुआ है, जो आप खुद से कर रहे हैं, आप उसको कर दें। कोई प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, कोई हेडिंग नहीं चाहिए, कोई स्याको सबाक नहीं देना, बस आपने सीधा सीधा लिख देना है। फिर एक सवाल आता है सीम्स लॉजिकल। इस तरह के सवाल हम कंपनी लॉ में देखते थे। एक सिचुएशन दी होती है और सिंपल सी रिक्वायरमेंट होती है। ये इस तरह का सवाल होगा कि वो थोड़ा सा उन्होंने बड़ा सा करके बनाया होगा, लेकिन पूछा आपसे फिर भी रट्टा ही होगा किसी खास कंपनी का। जैसे फॉर एग्जांपल वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऊपर लिखा था, ऊपर सवाल था व्हाट आर फीचर्स ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है इस तरह के सवाल में लिखा होता तबाक लिमिटेड एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो फलाना काम करती है, बताओ तबाक लिमिटेड के क्या फीचर्स हैं। तो टेक्निकली आपसे पूछ क्या रहे हैं, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि उन्होंने तबाक लिमिटेड कह दिया है तो उनका एहतराम करना है। आप सवाल शुरू करें, तबाक लिमिटेड के फॉलोइंग फीचर्स हैं, और नीचे वही माय बेस्ट फ्रेंड जो आपने याद किया हुआ था। स्टार्ट आंसर करें, स्टार्टिंग सेंटेंस उठाएं सवाल से जो उसने क्या बताओ वो क्या है, और देन क्या करते हैं अपने नोट से सीधा सीधा कॉपी पेस्ट। अगर आप रट्टे वाले हैं और खुद से लिखने वाले हैं तो आप उस तरह से कर लें। तो एक सवाल सीधा जवाब, एक है थोड़ा सा बड़ा सवाल लेकिन रट्टे वाला या सीधा सीधा। तो आपने स्टार्ट करना है उनके रेफरेंस से और नीचे अपना आंसर लिख देना है। फिर आते हैं मॉडल के सवाल। आइडेंटिफाई एलिमेंट्स ऑफ मॉडल। वो आपको क्या करते हैं, 2-3 पार्ट्स दे देते हैं, कहते हैं जरा बताओ इसमें मॉडल का कौन कौन सा एलिमेंट है। अब चूंकि अभी हमने मॉडल नहीं पढ़े हुए तो ये सामने वाली एग्जांपल तो नहीं समझ आएगी, लेकिन मैंने भी समझाने के लिए एक मॉडल पढ़ाया। फर्ज करें वो कहें एक बच्चा है
जिसको बहुत शौक है लिखने का, वो अक्सर ही किताब के नोट्स लिखना शुरू कर देता है, पास पेपर के सवाल लिखना शुरू कर देता है, उसने रजिस्टर्स भरे हुए हैं। बताओ आब्दी साहब के डबल ए मॉडल के मुताबिक ये कौन से एलिमेंट को फॉलो कर रहा है? तो आप हेडिंग देंगे राइटिंग और कहेंगे क्योंकि इस बच्चे ने ये किया, ये किया, ये किया, इसलिए इसने जो मॉडल चलाया है वो कौन सा है? मॉडल एलिमेंट राइटिंग। तो समटाइम सवाल ये आता है कि एक मशहूर जमाना मॉडल जिसमें 5-6 हेडिंग्स होती हैं, वो सिचुएशन देके आपसे कहते हैं बताओ इस सिचुएशन में उस मॉडल की कौन सी चीज अप्लाई कर रही है। थोड़ा ये वाली बात आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी जब हम अपना वेरी फर्स्ट मॉडल एक दफा डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 और 8 में हमारे मैक्सिमम मॉडल डिस्कस हो जाते हैं। 10 मॉडल्स में से 7 मॉडल 7-8 में मिल जाते हैं, बल्कि तकरीबन 8 मिल जाते हैं, 2 चैप्टर 9 के अंदर मिल जाते हैं, और पेस्टल पूरे को अगर मैं कहना चाहूं तो वो 11वां मॉडल बन जाएगा, वो जो 5 चैप्टर्स का इकट्ठे है। इसको कैसे आंसर करना है? पार्ट वाइज हेडिंग देनी है रेलेवेंट मॉडल की, और हर हेडिंग के नीचे बताना है कि क्यों आप कह रहे हैं कि ये वाला मॉडल, यानी वो जो बच्चा कर रहा था आपने कहा डबल ए मॉडल के मुताबिक ये राइटिंग एलिमेंट पे काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये लिखता है, पास पेपर लिखता है और फलाना लिखता है। सवाल में से निशानियां उठा उठा के लिखी और हेडिंग डाल दी। पेपर में दुआ करनी है कि मॉडल का सवाल आ जाए, खुद नहीं लिखना पड़ता, उसकी हेडिंग देते हैं और अंदर की चीजें उसके नीचे लिख देते हैं और सुकून में आ जाते हैं। हमारा जैसे ही कोई भी चैप्टर खत्म होगा, हम इंतहाई रीसेंट जो अटेम्प्ट है इसको छोड़ के पिछली सारी अटेम्प्ट के जितने सवाल उससे रिलेटेड आए हुए हैं उसकी आपसे वीडियो शेयर कर दें। लेकिन वो वीडियो होगी एडवांस यूजर के लिए। मैं चाहूंगा कि आप एक दफा सवाल को खुद से देखें, टक्कर मारें, जवाब तक पहुंचने की कोशिश करें, और फिर बाद में उस वीडियो को देखें कि मैंने उसके ऊपर क्या तबसरा किया। फिर हम राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम शुरू में अल्टरनेट वीक्स पे टेस्ट करेंगे, उसके बाद जब हम छोटे चैप्टर्स पे आ जाएंगे तो हम इन 3 दिनों को डिवाइड कर लेंगे कि 2 दिन पढ़ाई 1 दिन टेस्ट, 2 दिन पढ़ाई 1 दिन टेस्ट, जब हम छोटे चैप्टर्स पे आ जाएंगे। लेकिन जो अहम चैप्टर्स हैं इनके ऊपर हम जरा ज्यादा पढ़ रहे होंगे। ये बात समझ आई? देन कभी कभी पूरा मॉडल अप्लाई हो जाता है। वो कहते हैं अब्दुल कुद्दूस एक सीए का स्टूडेंट है। ये सीए का स्टूडेंट जो है वो कभी कभी क्लास में जाता है, क्लासें लेता है, कभी कभी क्लासें छोड़ देता है, इसको क्रिकेट मैचेस से बहुत दिलचस्पी है, ये अक्सर क्रिकेट देखता रहता है। लिखने का ऐसे बहुत शौक है, अगर इसकी कोई क्लास मिस भी हो जाए तो साथ वाले दोस्त से नोट्स पकड़ के ये उसको लिख बड़ा अच्छा लेता है। और ये क्लास में जाके टेस्ट भी देता है और उसके अलावा इंटरनेट से भी डाउनलोड करता है बहुत सारे क्वेश्चंस और उनको भी अटेम्प्ट करता है। बताओ अब्दुल कद्दूस नामी लड़के पे आब्दी साहब का डबल ए मॉडल कैसे अप्लाई हो रहा है? तो आप क्या करेंगे? पहले कहेंगे आब्दी साहब का डबल ए मॉडल हेडिंग। पहली हेडिंग होगी अंडरस्टैंडिंग, नीचे खाली जगह। दूसरी हेडिंग होगी राइटिंग, खाली जगह। तीसरी हेडिंग होगी टेस्टिंग, पास पे वो टेस्टिंग वगैरह, और उसके नीचे खाली जगह छोड़ दी। अब आप दोबारा से सवाल उठाएंगे, अब्दुल कद्दूस कभी कभी क्लासों में जाता है, अंडरस्टैंडिंग में लिख देंगे, चूंकि ये कभी कभी क्लासों में जाता है तो इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी। ये जी लिखता बहुत है, यूं भी लिखता है, यूं भी लिखता है, उन्होंने 2-3 बातें बताई, आपने वो 2-3 बातें राइटिंग के नीचे लिख दी। इसका मतलब अपना दिमाग सिर्फ इतना इस्तेमाल किया कि वो कौन सा स्टेप कौन सा वाला एलिमेंट है, लेकिन उसके बाद अपनी इंग्लिश नहीं लगानी पड़ी। एमएफए का मैनेजेरियल पोर्शन लिखने में ऑडिट से आसान है, कंपनी लॉ से आसान है। ये पेपर अपेयर बड़ा होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं ग्रुप बी में कंपनी लॉ के बाद आसान पेपर एमएफए है। ये ऑडिट और R2 से आसान पेपर है। क्योंकि आईएफ को इस चीज का दुख है या उसको थोड़ी सी गिल्टी है कि उसने एक जगह पे 2-3 चीजें इकट्ठी कर दी हैं, तो इसलिए वो ना जरा लेवल बहुत टेक्निकल नहीं बना रहा। पिछली दफा 55% पास हुए थे बच्चे इसमें, उससे पिछली दफा शायद 53% पास हुए थे। मतलब पिछली 4 अटेम्प्ट्स में 3 दफा 50% के आसपास आया है। इसका मतलब है कि जो थोड़ी सी भी नियत करके पेपर देने गया था वो पास हो गया है। इतना रिजल्ट तो 5वीं का नहीं आता। एफएससी का रिजल्ट 40% से ऊपर नहीं होता, तो 50% सीए में स्टूडेंट्स का अगर रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि इस पेपर पे आके अपने जरा हाथ होला रखा। जब फुल मॉडल आएगा तो वो क्या होगा, एक बड़ा सा भयानक सा सवाल होगा जिसको देखते साथ ही आप एक दफा सोचेंगे रुल गए, फिर सोचेंगे मैंने क्या करना है, मैंने 4-5 हेडिंग्स डालनी है और सवाल में से फिक्र उठा उठा के लिखते चले जाने, तो दुआ करने के पेपर में बड़ा सवाल है। उन्हें लगेगा उन्होंने बहुत कमाल कर दिया, बच्चे फंस गए।
उन्हें क्या पता, बच्चों को पता है। आपने क्या करना है, सारे जो एलिमेंट्स हैं उस मॉडल की, उसकी हेडिंग लिखनी है और हर हेडिंग के नीचे उस एलिमेंट के फीचर्स लिख देने हैं क्वेश्चन से, लेकिन आपने रेफर जरूर करना है कि वो अब्दुल कुद्दूस ने ऐसा किया था, तो उससे मामला बेहतर हो जाएगा। आखिरी तरह का सवाल मैं कहूंगा जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन का कोई फॉर्मेट नहीं है, कभी भी कुछ भी अचानक से हो सकता है। वो कहें कि पाकिस्तान के पिछले 2 साल से जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के बिजनेसेस को क्या दुश्वारी है? अब एक ऐसी चीज है जो किताब में नहीं है, ये चीज अंदाजा लगा रही है कि आपको इकोनॉमिक्स की कितनी सेंस है और बिजनेस की कितनी सेंस है। या हो सकता है वो कहें लोगों के बिहेवियर चेंज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो फिजिकल के बजाय ऑनलाइन टाइप की चीजें ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आप अगर एक बिजनेस है तो बताएं आप ऑनलाइन यूजर्स को किस किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसका जवाब किताब में डायरेक्टली नहीं लिखा होगा, ये आपने अपने दिमाग से करना है। जब खुद से करना है तो फिर अपनी इंग्लिश पकड़ने नहीं देना उन्हें, छोटी छोटी बुलेट्स बनानी है, छोटी छोटी सी बुलेट्स। सेल्फ राइटिंग करनी है, लेकिन छोटे छोटे सेंटेंसेस। अगर आपने एक बड़ा सा पैराग्राफ बना दिया ना कि ऑनलाइन यूजर्स को टारगेट करने के लिए हमें चाहिए कि हम उन ऑनलाइन यूजर्स को इस तरह से अकोमोडेट करें कि उनको अच्छे फीचर्स नजर आए, मुनासिब प्राइस में रहते हुए वो अच्छे तरीके से सर्विसेज अवेल कर सकें, इतना बड़ा जुमला इंग्लिश में लिखेंगे तो आपकी एज एम आर आपस में टकराना शुरू हो जाएंगे। आप जो सोच रहे होंगे वो लिख रहे होंगे, पहले आप पंजाबी में सोचेंगे, ठीक है, पख्तून भाई हैं तो वो पहले पश्तो में सोचेंगे, फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसका इंग्लिश निकालेंगे और फिर उसको लिखेंगे। दिमाग तेज चल रहा होगा, राइटिंग हल्की चल रही होती है, तो बीच बीच में कब कौन सा वर्ड खाया गया पता ही नहीं लगता। तो अगर खुद से लिखने वाला सवाल आ जाए तो टोटका ये है कि छोटी छोटी लाइनें बनानी है, बुलेट्स बना देना है, छोटे छोटे से सेंटेंसेस, उनको थीम सारा दें, लेकिन इतना बड़ा जुमला मत बनाएं कि आपका जुमला देख के वो कहें यार पता नहीं क्या लिख रहा है बच्चा, समझ ही नहीं आ रही। बात समझ आई? क्या ये ओवरऑल पेपर समझ आ रहा है? ये ओवरऑल पेपर क्या है, ये किस तरह से काम। सर रिजल्ट की टेंशन का क्या करें? ये टेंशन आपने लेनी है फाइनेंस के पोर्शन में, क्योंकि फाइनेंस का पोर्शन आप क्यों पढ़ रहे हैं? पेपर पास करना है। वेटेज ज्यादा किसकी है? फाइनेंस के पोर्शन की। आपको सवाल कौन से करने ज्यादा पसंद है? फाइनेंस के। आप क्या करते हुए थकते नहीं हैं? न्यूमेरिकल के सवाल। तो वो आप पढ़ रहे हैं पेपर पास करने के लिए, और ये क्यों पढ़ रहे हैं? सीखने के लिए। जी, इसमें क्या है? हाँ, अब जो थ्योरी जिनको पसंद हो या इस तरह से करके, असल में मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि मैं इस वक्त ये सोच ही नहीं रहा कि आपका रिजल्ट का मेरे से क्या ताल्लुक है। मैं आपको एक स्किल सिखाने के लिए आया हूँ। हो सकता है आप मुझे 3 महीने के लिए मिले, हो सकता है मुझे 6 हफ्ते के लिए मिले, तो मैं 6 हफ्ते में काम की सारी कहानी गुजार दूंगा। चैप्टर 7 और 8 जो है ना, जो रूह है, और कोशिश करूंगा कि 9 का भी कुछ ना कुछ एलिमेंट टच हो जाए। वैसे 7 और 8 मेन टारगेट है। अगर 7 और 8 आपको आ गया तो रिजल्ट खुदा ना खास्ता आपका कुछ आगे पीछे हो भी गया तो इस वक्त जो आप पढ़ रहे हैं वो आप सीखने की नीयत से पढ़ रहे हैं। आपको डर लग रहा है कि मेरे सीएमए के साथ पता नहीं क्या होता है, मत करें साथ साथ प्रैक्टिस। रिजल्ट आने के बाद यकीन कामिल की मंजिल पे बैठ के कर लें। लेकिन आई ट्रस्ट कि आपको इतना मजा आएगा कि आपका दिल करेगा पढ़ने का। और पढ़ना है ही कितना सा, 53 सफ़े के नोट्स है मेरे टोटल, वो मिला के शायद, वो जो चैप्टर 12 है, और उसमें से भी बहुत सारे तो फालतू सफ़े, वो शुरू वाले 3-4 चैप्टरों वाले। ये चैप्टर 7 जिसके मैं इतने फजाइल बयान कर रहा हूँ, ये 5 या 6 सफ़े का है। तो सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। 7, 8 और 9 ये मेरे ख्याल में मिला के 13 सफ़े हैं या शायद 16 सफ़े हैं। तो कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। तो वो लोग जिनको रिजल्ट की टेंशन है, तो वो टेंशन उनको फाइनेंस में अफेक्ट कर सकती है। तो आपने फाइनेंस वाली साइड पे वहां पे सवाल लिख के पूछना है, सर जी टेंशन हो रही है, अब मैं फाइनेंस कैसे करूं? जब टेंशन हो रही है तो आप स्किल तो सीख सकते हैं, दुनियादारी तो सीख सकते हैं। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी क्या चल रही है अगर मैं इसकी बात करूं तो सीख लेंगे, उसका पेपर पे पास होने से तो कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं ये मानूंगा कि मैं आपको रिजल्ट वाले टाइम तक तो सिर्फ बिजनेस समझा रहा था,
और मैंने आपसे कहा कि इस पेपर का जो मेरा छोटा टारगेट है, सबसे छोटा टारगेट है, वो ये है कि आपका पास हो जाए। ये सबसे छोटा टारगेट है। मेरे ध्यान में 3-4 टारगेट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा टारगेट ये है कि इस क्लास की बातें आपको जब आप बिजनेस में बैठे हो तो याद आ रही हो, और आप अपने बिजनेस में बड़ा नुकसान करने से बच जाएं। आप इन सारी चीजों को अप्लाई करें और बेहतर तरीके से लेके चलें। क्या ये सारी बात समझ आई? तो मैनेजर बनना है या नौकर बनना है? उन 2 लोगों में, उन 50 लोगों में आना है, उन 10 लोगों में आना है, या उन 500 या 5000 लोगों में आना है? उस एक में आना है। वो एक में आने के लिए ना स्किल नहीं चाहिए, अब्बा जी की दौलत चाहिए। तो एक ना फेसबुक पे खामखा का कंपैरिजन हो रहा होता है कि लम्स का ग्रेजुएट तो डायरेक्ट सीईओ बनता है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अकाउंट्स वाले सीईओ नहीं बनते, ये सीएफओ बनते हैं। तो फिर आगे सवाल होता है कि सीईओ बनने के लिए क्या चाहिए? तो वहां पे फिर मैं 1-2 जगह जाके लिखता हूँ अमीर बाप, क्योंकि सीईओ तो मालिक है ना। तो सीईओ तो 5वीं पास भी बन जाएगा। उसके बाद जिसके पास शेयर्स हैं, ज्यादा शेयर्स हैं, वो डायरेक्टर बन जाएगा। और जब वो सारे डायरेक्टर्स को साथ मिलाएगा तो जब वोटिंग होगी तो वो क्या बन जाएगा? सीईओ। सीईओ कमाल आदमी नहीं है। हाँ, सेल्फ डेवलप सीईओ कमाल आदमी है, जो आज नौकरी करके कमाए और आहिस्ता आहिस्ता अपना बिजनेस बनाए। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जितनी तेजी से बढ़ती है, सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। तो जो नौकरी कर रहे होते हैं वो हर वक्त अपने आप को गरीब सोचना शुरू कर देते हैं, अल्टीमेटली मुल्क से बाहर भागने का सोचते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में कारोबार कर रहा होता है वो परेशान नहीं होता। उसकी कॉस्ट बढ़ती है, वो पास ऑन कर देता है कंज्यूमर पे। कंज्यूमर आगे कहता है चीज क्यों महंगी होगी, कहता है आपको नहीं पता पेट्रोल का क्या रेट है। कस्टमर आगे से दूसरी बात नहीं करता, उसे पता होता है कि चीजें तो महंगी हुई भी हैं। सिर्फ एक जगह पे कीमत बढ़ने के बाद भी रेट नहीं बढ़ता, एसबीआई। खर्चे बढ़ी जा रहे होते हैं, फीसें वहीं खड़ी हुई होती हैं, किताबें भी दी जा रहे होते हैं बच्चों को। बल्कि वो बच्चा जिसने कम्बो में एडमिशन कराना था, उसको तो इस दफा हमने और ये फिजिकल वाला भी ऑप्शन दे दी। क्योंकि कुछ लोग कहते थे जी आप जबरदस्ती हमें कम्बो वो कर रहे होते हैं, हम तो डेली बड़े रेगुलर आते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, अगर तुम वाकई इतने अच्छे आदमी हो, तुम फिजिकल में 19,000 में एडमिशन ले लो। नहीं लेते तुमसे 25,000। तो 19,000 में एडमिशन ले लो, पढ़ते रहो। अगर बीच में कहीं तुम्हें लगे या कोई मजबूरी बन जाए या तुम्हें घर जाना पड़ जाए या कुछ और, तो 5,000 का टॉपअप है, तो भी 24,000 में हो जाएगा, 25,000 से कम। लेकिन अगर तुम एंड तक सीरियस रहो तो तुम अपने वालिद का को सुकून दे दोगे। वालिद की जिंदगी आसान हो जाएगी कि 25,000 के बजाय तुमने 19,000 रुपए में पूरा सेशन पढ़ लिया। तो लोग अपनी फीसें बढ़ा रहे थे, हमने इस दफा फीस और कम कर दी। अच्छा, हमारा ख्याल था लोग कहेंगे नहीं नहीं ऑनलाइन साथ साथ जरूरी है, लोगों ने भी धड़ाधड़ फिजिकल उठाया। मैंने कहा ये मजेदार काम है। तो अभी सेशन के बीच में देखते हैं कि बच्चों के क्या हालात रहते हैं, और अल्लाह करे, मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग रेगुलर आते रहें, रेगुलर आते रहें, तो आप अपने वालिदैन का खर्चा बचा सकते हैं। कभी मजबूरी भी होती है बारिश, तो वो बारिश की मजबूरी टीचर पे भी होगी। अगर टीचर कॉलेज तक पहुंच गया है ना, तो इसका मतलब है कोई मजबूरी नहीं है। टीचर गाड़ी पे, टीचर हमेशा से गाड़ी पे आ रहा है। क्या हमारे सारे टीचर गाड़ी पे आ रहे हैं? हमारे टीचर बाइक पे भी आते हैं। मैं सीए क्वालिफाई करने के बाद भी, मैं स्कैंस का प्रिंसिपल था, मैं बाइक पे जाता था, मुझे बाइक पे जाना पसंद था। मेरी फैमिली ग्रो हुई तो फिर मैं गाड़ी की तरफ गया। तो मतलब शदीद बारिश में बरसाती एक ली हुई थी, 200 रुपए में अनारकली से बरसाती मिल जाती है। बरसाती इज अ ड्रेस जो मतलब शॉपर शॉपर टाइप का होता है। आप उसे पहने और बाइक में सफर करें। और जिसने करीब हॉस्टल से आना है वो, और छतरी 150 रुपए की आ जाती है। जी, जो पानी जमीन वो खड़ा हुआ होता है, पानी जो 6-6 फुट होता है। अभी आपने कहा कि टीचर आता है गाड़ी पे, टीचर गाड़ी पे कमरे तक नहीं आता। टीचर भी उसी रोड पे आके दरवाजा खोल के ये नहीं कहता कि मेरे लिए कोई रेड कारपेट बिछाया जाए, वो उसी पानी में छप छप करता हुआ आता है। लास्ट टाइम इसी सेशन में इधर साथ वाले कमरे में इतना पानी था, और मेरे टखने तक पानी था, और मैं क्लास में खड़ा हुआ था और हम क्लास पढ़ रहे थे। तो भाईजान, अगर टीचर आ सकता है तो आप आ सकते हैं। जिसके नखरे होने चाहिए वो आ सकता है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आ सकता है, जो बुजुर्ग है, जिसकी एज ज्यादा है, वो आ सकता है। और ये यंग जनरेशन जो है ना सर, वो बारिश की वजह से मिस हो जाती है क्लास। क्यों हो जाती है क्लास मिस? बीमार हो गया बंदा, क्यों बीमार हो गया? अच्छा, क्या टीचर बीमार नहीं होते? टीचर टीचर भी तो बीमार हो सकता है। ये क्या अजीब सी बात है, या आपको अपने टीचर बीमार होते क्यों नहीं नजर आते?
बीमार होते हैं सेशन में, कई दफा ऐसा होता है कि बुखार में क्लासें पढ़ा रहे होते हैं, गले बंद हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, माइक लगाने पड़ जाते हैं बेचारों को सेशन में। मैं 2 दफा ऑगमेंटन का कोर्स कर रहा होता हूँ 3 या 5 दिन का, क्योंकि हशर नशर हुआ पड़ा हुआ होता है, नजले जुकाम गले ने, मतलब मेरा साइनस का मसला है, नाक की हड्डी का मसला है। तो उन सारे मसलों में मैं, जिसकी एज आप लोगों से ज्यादा है, मैं क्लास में पहुंच सकता हूँ, जवाब साहब पहुंच सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं सर वो असल में मुश्किल हो गई थी। क्या बात कर रहे हैं? जब स्मॉग में गवर्नमेंट कहती है ना कि क्लासें बंद कर दो, घर ऑनलाइन क्लासें दो घर बैठे बच्चों को, तो बच्चों को महफूज रखने के लिए हम कहते हैं आप घर चले जाओ। टीचर्स को महफूज नहीं रखते, टीचर उसी स्मॉग में आते हैं, कॉलेज के अंदर बैठ के क्लासें देके जाते हैं। तो उसमें एक यंग स्टूडेंट कहे कि सर क्लासें मेरे से मिस हो जाती हैं, मैं ले नहीं पाता कभी कभार, तो बड़ी अजीब सी बात नहीं है। इसका मतलब आप अपने वालिदैन से फिर सीरियस नहीं है, सिंसियर नहीं है। आप हमें आके कहते हैं सर जी देखिए मेरे वालिदैन के ऊपर बहुत बोझ है, मेरा ख्याल करें। हम कहते हैं ठीक है, हमारा 25,000 का कम्बो था, छोड़ो, तुम 19,000 रुपए दो, तुम फिजिकली डेली आके सामने बैठ जाओ, तुम्हें किताब भी मिलेगी, सारा कुछ है, तुम सामने आके पढ़ना शुरू कर दो। अब आप डेली सामने आए या ना आए, ये कौन डिसाइड करेगा? आप। तो वालिदैन का 6,000 कौन बचा सकता है, हम या आप? हमने अपने से की कंट्रीब्यूशन कर दी, हमने 25,000 की चीज 19,000 में दे दी। अब आपने अपने से की कंट्रीब्यूशन करनी है कि रेगुलर आना है, कोशिश करें कि आपको वो 5,000 का टॉपअप ना लेना पड़े। हमने स्टिल ऐसा नहीं है दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए हैं, ऑनलाइन क्लास 17,000 टाइप की उसमें है, तो हम कहते हैं कि फिजिकल वाला बच्चा अगर टॉपअप करके वो एक्स्ट्रा से लेगा, पहले हम सबको दे देते थे, फिर हमें एहसास हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो है वो नहीं चाहते और वो एंड तक आ रहे होते हैं, तो हमने कहा जो सीरियस बच्चे उनको तो मौका मिले। जब हमने सीरियस कहा तो सारे बच्चे फ्री हो गए, उन्होंने कहा हम शायद सीरियस हैं, और उसके बाद क्लास में पहले ही दिन बैठे कहा कि अगर बारिश हो गई, अगर तबीयत खराब हो गई, ऐसे नहीं भाईजान, सीरियस मतलब प्रॉपर सीरियस। तो ये है सर, एमएफए के रजिस्टर एक ही बनाए, एमएफए का जी आप वो रजिस्टर बनाएं, बस आप क्या कीजिएगा, एंड पे को 10-12 सफे खाली छोड़ दीजिएगा, एंड के करीब आप मोटा सा रजिस्टर पकड़े और टिका के उस पे जनाब न्यूमेरिकल करते रहें। एंड के मुझे 10 से 15 सफे या 10 से 12 सफे आपके खाली चाहिए। जब मैं एक मॉडल आपको समझा दूं और आप घर जाके उसको देखें समझ लें, तो फिर उसकी एक प्यारी सी डायग्राम आपने अपने पास बनानी है, इस तरह से कि आपने फिर उन 10 सफों को याद करना है, उन 10 सफों के अलावा आपने कुछ याद नहीं करना, बाकी सिर्फ समझना है। सर सीएम में R1 टेक्स्ट तो पास है, R2 सी लो बी लो रिजल्ट आया है, फिर भी रिजल्ट की टेंशन है। R2 सी लो बी लो का रिजल्ट आना है, फिर भी सी लो और बी लो के रिजल्ट की कौन टेंशन लेता है? बहरहाल ठीक है, असल में चूंकि उन्होंने FR2 भी दिया हुआ है, तो उस पेपर का ताल्लुक तो कोई नहीं है, आपका सीएम में पास है, तो R2 में टेंशन कैसी? ये सवाल किसी उस क्लास में करें ना जहाँ टेंशन रेलेवेंट भी हो, तो हमसे ये टेंशन रेलेवेंट नहीं है। हाँ जी, कहानी समझ आई? ये समझ आया कि टाइम बहुत ज्यादा है 2 घंटे का, ठीक है। मेरी कोशिश ये होगी कि 1.25 घंटा, मिनिमम 1.25 घंटा, अगर उससे थोड़ा सा ऊपर जाए तो मतलब शायद हम 1.25 से 1.5 घंटे के दरमियान पढ़ रहे होंगे, और आगे जब असर पीछे की तरफ आ जाए तो हम कोशिश करेंगे कि हम 4.25 का कट रखें, ताकि क्लास खत्म हो और फिर असर की तरफ जाए। डन। तो इंशाल्लाह था प्लान ऐसा होगा, 3 दिन में आपकी आदतें खराब करूंगा, फिर 3 दिन आपको मिलेंगे जवाब साहब, वो फिर शायद हो सकता है 5 से आगे भी जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि बीच में असर की ब्रेक भी है ना। तो हमने, ये पहले होती थी 1.5 घंटे क्लास 3 दिन, इसको 2 घंटे इसलिए किया कि इस दफा बीच में असर आ रही है, लेकिन हो सकता है कि ये बात जवाब साहब को भूल गई हो, तो वो 2 घंटे विद असर के साथ कहें कि नहीं यार असर आ गई तो अब इसका क्या करें, तो हो सकता है फिर वो मगरिब तक जो है ना आपको पढ़ाने के बारे में। तो ये इस तरह से है, इंशाल्लाह ताला मजा आएगा, बड़ा मजे का पेपर है, और इसमें वो एंड वाली स्लाइड जो आपको बहुत पसंद है, जिस पे बस शुक्रिया लिखा होता है कि अच्छा जी आप आए, बड़ा आपने वो किया, ये भी बड़ी मजे की स्लाइड है, इस पे बहुत सारी जबानों में शुक्रिया लिखा हुआ है, ठीक है। उर्दू में भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, ढूंढना पड़ेगा। ये शुक्रिया। सराइकी में नहीं लिखा हुआ? ओए होए, इन्होंने शायद नेशनल लैंग्वेजेस पर फॉलो किया, पूरे मुल्क की शायद लैंग्वेज में फॉलो। किसके? हो सकता है किसी और जबान को। कहाँ पे?
ये भाईजान बड़ी सारी जबानें हैं। हाँ, स्पेनिश में खामखा आप एक ई डाल देते हैं और उसके ऊपर जो है वो एक टुनटुना डाल देते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा ग्रेशियस भी लिखा हुआ है। तो बहरहाल इसी पे तहकीक करते हैं, इसकी तस्वीर खींच लें, इसके तमाम वर्ड्स को जो है वो लिख के देखें कि वो किस किस तरह से है। तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सवाल, आपको पता है मेरा ईमेल आपके पास मौजूद है और मेरे साथ जो सीनियर टीम मेंबर है सर उसामा, जो कि काफी ज्यादा, जो मेरा व्हाट्सएप का गैप है वो काफी हद तक कवर करते हैं। ये नंबर हमने कंबाइंड लिया कंबाइंड था, लेकिन होता उन्हीं के पास है, क्योंकि मेरे पास हो ना हो बराबर ही है। तो ईमेल पे कोई भी सवाल हो तो आप ईमेल पे पूछ सकते हैं। जो डे टू डे इश्यूज के सवाल होते हैं वो फौरन जवाब मिल रहा होता है, लेकिन जो फौरन से मुराद है सेम डे जब मैं सिस्टम, लेकिन जो गाइडेंस वगैरह वाला होता है, जैसे भी नई स्कीम के ऊपर बहुत सारी गाइडेंस वाली अभी तकरीबन 250 मेल्स पेंडिंग है, क्योंकि वो बच्चे ने कहा है कि मुझे गाइडेंस चाहिए, और नीचे इतना बड़ा ऐसे लिखा हुआ होता है, तो मुझे समझ आ जाता है कि तसल्ली से इसे पढूं, इजी हो गया इसको रिप्लाई करूं, तो तकरीबन अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर वो सारी मेल्स रिप्लाई हो जाएंगी, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। अगर सारी मेल्स का रिप्लाई आप ही करते हैं जी, ये ईमेल डायरेक्टली मेरे पास आता है। जो व्हाट्सएप है वहां पे सर उसामा और मैं हम मिलके वो मुझे हेल्प हो जाती है, लेकिन ईमेल डायरेक्टली मेरे पास ही आती है। हाँ, अगर किसी को कहीं फॉरवर्ड करना हो सर, वो पीपी की फलाना इन्फॉर्मेशन, तो मैं पीपी वाले के पास फॉरवर्ड कर दिया। एक बच्चा कहे सर वो मैं डिस्काउंट वगैरह का, तो उसको 1-2 नंबर दे दिए कि भाई ये 2 हजरात हैं, आप इनसे आके मिल लें, इनको अपना प्रॉब्लम बताएं। तो कुछ मेल्स फॉरवर्ड होती हैं, लेकिन जो ओपिनियन सजेशन वाली होती है मैं खुद ही आंसर कर रहा होता हूँ। तो वही बात है कि वो क्लासेस खत्म होने के बाद वो आंसर भी फिर आता है रात 3:45 बजे, 4:30 बजे सुबह, तो वो वही यही चीज चल रही होती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हिम्मत हौसले से सुना, बर्दाश्त किया। असल में कहानी अभी मजेदार नहीं है, कल से मजेदार शुरू होगी जब हम थोड़ा सा समझेंगे कि बिजनेस क्या है, और इसमें क्या होगा कि ऐसा बीलो सीलो में नहीं हुआ या किसी और सब्जेक्ट में नहीं हुआ। कभी सीलो में ऐसा नहीं हुआ था कि मैं आपसे कहूँ हाँ भाई ऑफर के एसेंशियल्स क्या होने चाहिए, आपका क्या दिल करता है, लेकिन हो सकता है यहाँ मैं आपसे कहूँ ये टॉपिक है, बताएं आपका दिल क्या कहता है, इसमें क्या होना चाहिए। फलाना तरह की इंडस्ट्री है, मैं आपको कहूँ ये इस तरह की इंडस्ट्री होती है, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, फिर कहूँ पाकिस्तान में 10 एग्जांपल्स हैं। तो इसमें इन रहना होगा, साथ साथ फिजिकल आते रहेंगे तो बड़ा मजेदारी वाली बात है। ऑनलाइन वाले हजरात अगर लाइव आए, जैसे आज सेशन के स्टार्ट में बड़े कम लोग ही आए हुए थे, कम से कम इतने हों, बाकियों को ग्रुप में मोटिवेट करते हैं कि भाईजान आप आओ क्लास लो, तो आपने आना है और रेगुलरली चीजों को अटेंड करते रहना है। तो पैटर्न समझ आ गया, सिलेबस ओवरऑल समझ आ गया, हमारा पोर्शन समझ आ गया कि तकरीबन इस दफा भी 32 नंबर थ्योरी थी, लंबे सवाल, और 3 एमसीक्यूज थे। तो अगर मैं रीसेंट ट्रेंड देखूं समझने के लिए, जस्ट एज एन एंड, ताकि हमें एक अंदाजा हो जाए कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है इस वक्त, तो 39 पिछली अटेम्प्ट में, 40 उस अटेम्प्ट में, 42 इसमें, 44 इसमें, वाह। 44 से 42 हुआ, 42 से 40 हुआ, 40 से 39 हुआ, 30 से, तो इस दफा 31 होना चाहिए। तो इसका मतलब है सम हो वो कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता न्यूमेरिक को बढ़ाते जा रहे हैं और इसको बेचारे को दबाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है दिस इज 35 से 40 तकरीबन सेफ रेंज है, 40 से ऊपर शायद मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। जी, इसकी बुक्स कब तक आ जाएंगी? बुक प्रिंटिंग में है और ताज़ा ताज़ा बारिश हो गई। जैसी बारिश होती है ना तो हमारे पब्लिशर अचानक से कह देते हैं कि बारिश हो गई है, अब 10 दिन भूल जाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बारिश से उनका कागज बहुत दूर भी पड़ा हो तो भीग जाता है। तो जब बारिश होती है तो वो हमें कह देते हैं कि भाईजान बारिश की वजह से मशीनों में भी वो होने, नमी आने का खदशा है, फलाना फलाना। तो वो जो हमें उन्होंने मंडे आज का बताया हुआ था, उन्होंने कह दिया जी आप थर्सडे से पहले मत सोचें। उनके थर्सडे का मतलब ये है कि वो हमें कहना चाह रहे हैं कि आप अगले मंडे से पहले ना सोचें। तो मैं करूंगा ये कि चैप्टर 7 पूरे की फोटोकॉपी आपके हवाले कर दूंगा। चैप्टर 7 बाद में खत्म होगा इंशाल्लाह, किताबें पहले आ जाएंगी। इसलिए नहीं कि किताबें बहुत जल्दी आ जाएंगी, इसलिए कि चैप्टर 7 तसल्ली से चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता, अगला हफ्ता और शायद उससे आगे भी एक आध दिन हमारा चैप्टर 7 के नाम होगा। डन। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, आपको खूब तकलीफ दी कल। एमएफए में क्या टाइप 3 के सवाल आते हैं ना होने के बराबर। ओपिनियन नहीं मांगते, ओपिनियन अगर मांगते हैं तो मॉडल के मुताबिक, वो कहते हैं इस मॉडल के मुताबिक जवाब देना है। तो यहाँ मॉडल इंपॉर्टेंट है, यहाँ वो वाला नहीं है, जाती ओपिनियन नहीं देनी। कल से इंशाल्लाह हमारी फिर 3 बजे हो जाएगी इंशाल्लाह स्टार्ट।